चारू ने मुस्कुराते हुए दीप के गले में माला डाली तो धमाका ने तालियां पीट दी। एक मिनट, आप दोनों थोड़ा साथ में आइए। दीपेश फोटो लेने के लिए बोला। दीप के हाव भाव साफ गवाही दे रहे थे कि दीप सब कुछ जबरदस्ती कर रहा है। वो दोनों पास आ गए, फोटो खिंच गई। दीप ने साइन कर दिए और पेपर्स को अच्छी तरह पढ़ने के बाद चारू ने भी साइन करने चाहे, पर अरे चारू, धमाका ने टोका। तो चारू ने उसकी ओर देखा। धमाका कुछ इशारा करने लगा जो दीप और दीपेश दोनों ही समझ गए। धमाका जी, आप चिंता मत कीजिए, पैसे गाड़ी में हैं। दीपेश बोला तो धमाका सकपका गया। नहीं नहीं, मैं वो नहीं कह रहा था, मैं तो बस। कोई बात नहीं चारू जी, आप। दीपेश बोला तो चारू ने साइन कर दिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, धमाका ने दीप की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, पर दीप ने उसे देखते ही इग्नोर कर दिया। चारू को यह बहुत बुरा लगा और उसने धमाका से हाथ मिला लिया। थैंक यू यार, अब से आप दोनों कानूनी रूप से पति पत्नी हैं, जज ने कहा। फिर वो लोग कुछ और फॉर्मेलिटी पूरी करके बाहर आ गए। दीपेश ने एक बड़ा सा बैग निकालकर चारू को दिया तो चारू का दिल बैठ सा गया। उसे ये एक सपना सा लग रहा था। चारू जी, ये सिर्फ आपका हिस्सा है। धमाका जी को मैंने उनका हिस्सा दे दिया है, आपको इसमें से शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, दीपेश बोला। चारू अब भी बोराई हुई थी, जैसे वो सब कुछ भूल गई हो। चारू, धमाका ने उसे हिला दिया तो वो हड़बड़ा गई। हाँ, लेना बैग, धमाका बोला, पर मैं इतना सारा रखूंगी कहाँ। चारू की सांसें ऊपर नीचे होने लगी थी और जुबान लड़खड़ाने लगी थी। जल्दी करो दीपेश, मेरे पास टाइम नहीं है, मॉम से मिलने के बाद मुझे मीटिंग में जाना है। दीप तंग आकर बोला। देखिए चारू जी, आप इसे अपने अकाउंट में, दीपेश बोल पाता। तभी चारू ने उसके हाथ से बैग ले लिया। ओके, मैं कल करवा लूँगी। ठीक है, फिर आप दीप के साथ निकल जाइए, दीपेश ने कहा। चारू ने दीप को देखा। वो एक खूबसूरत गाड़ी में जाकर बैठा हुआ था। इन्हें किसी ने हंसना मुस्कुराना नहीं सिखाया क्या? चारू दीपेश से बोली। अरे नहीं, वो पहले हम सब जैसा ही था। पर चारू बोली, आपको बाद में पता लग जाएगा, अभी आप चाहिए, उसे लेट होना पसंद नहीं है। और वो पहले ही लेट हो चुका है, दीपेश ने कहा। चारू ने धमाका की ओर देखा और बोली, मेरे कांटेक्ट में रहना, और सॉरी मैं लेट आई। कोई बात नहीं, सब ठीक हो गया ना? बस तो अपना ध्यान रखना, कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे बताना, धमाका ने कहा। चारू ने उसे गले लगाया और बोली, बाय, तू भी अपना ध्यान रखना, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे छुपाना मत। चारू बोली तो धमाका को हंसी आ गई। चल अब जा, धमाका बोला तो चारू दीप की कार की ओर बढ़ गई। चारू पीछे वाला दरवाज़ा खोलने लगी तो दीप सीधे देखते हुए ही बोला, मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ, आगे बैठो। चारू को गुस्सा आया, पर उसने मुठ्ठियाँ खींच ली और जाकर आगे दीप के साथ बैठ गई। दीप ने कार स्टार्ट कर दी और वो आगे बढ़ गए। चारू चुपचाप बैठी बैठी कार में बैठने के सुख को फील कर रही थी और बहुत कुछ सोच रही थी। उसके मन में लड्डू फूट रहे थे, पर दीप सख्त चेहरे के साथ ड्राइविंग कर रहा था। अचानक चारू बोली, देखो यार, मैं नहीं जानती तुम्हारे साथ क्या हुआ और तुम ऐसे क्यों हो, पर मैं बोर नहीं हो सकती, इसलिए 6 महीने के लिए कम से कम दोस्त की तरह तो पेश आओ। दीप ने चारू की ओर देखा और बोला, मैंने तुम्हें नाटक करने के लिए बुलाया है, पर माँ के सामने, मेरे सामने नहीं, इसलिए चुपचाप बैठे रहो। मैं बस माँ के सामने ही तुमसे बात करूँगा, और अगर तब मैंने तुमसे बात नहीं की तो? चारू ने कहा, ओह, तो तुम मुझे धमका रही हो? दीप बोला, धमका नहीं रही, सावधान कर रही हूँ, मुझसे पंगा मत लो वरना कुछ भी हो सकता है। चारू सीट पर अच्छी तरह से बैठने का नाटक करते हुए बोली, तुम शायद मुझे जानती नहीं हो और जानना चाहती भी नहीं हूँ। तुम्हें मैंने पैसे क्यों दिए ये जानती हो ना? पैसे दिए हैं तो क्या मेरे साथ नौकरी जैसे पेश आएगा? चारू भड़क कर बोली तो दीप ने अचानक से गाड़ी का ब्रेक लगा दिया। उतर जाओ इसी वक्त, दीप दांत पीस कर बोला। सोच लो, पैसे वापस नहीं मिलेंगे, चारू बोली। दीप ने उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरा और बोला, ये पैसे मेरे लिए कुछ भी नहीं है, फिर जो शादी की है उसका क्या? अब 1 साल तक तो तुम दूसरी लड़की से भी शादी नहीं कर सकते, चारू अफसोस करने का नाटक करते हुए बोली। दीप चारू की ये बात सुनकर परेशान सा नजर आने लगा और उसने एक बार चारू की ओर देखा और फिर दांत पीस कर कार स्टार्ट कर दी। करीब 1 घंटे में वे लोग एक खूबसूरत से बंगले के पास पहुंचे। दीप की कार देखते ही सिक्योरिटी ने गेट खोल दिए। चारू उस बंगले को देखकर खुश हो पाती, उसके पहले ही वो हैरान हो गई। ये तो वही बंगला है जहां मैं एक बुढ़िया को लुढ़काने आई थी। चारू का चेहरा पसीने से नहा गया।
दीप ने कार रोकी और बोला, मेरी मोम के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ, प्लीज़ फ़ायदा मत उठाओ। दीप की आवाज़ में नरमी थी। कहकर वो नीचे उतर गया। चारू ने थूक निगला और किसी तरह हिम्मत बटोरकर कार से बाहर आ गई। दीप उसके पास आया और आगे बढ़ने लगा, पर चारू वहीं खड़ी रही। दीप ने जब एहसास किया कि चारू साथ नहीं है तो उसने मुड़कर देखा। चारू, दीप ने आवाज़ लगाई तो चारू की नींद टूटी। चारू उसके पास भागकर पहुंची। क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? दीप चारू का चेहरा देखकर बोला, नहीं तो मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। चारू अपने रुमाल से पसीना पोंछते हुए बोली, ओके तुम रेडी हो ना? माँ को एहसास नहीं होना चाहिए कि हमने। नहीं, उन्हें नहीं पता लगेगा, चारू बोली। ठीक है फिर आओ मेरे साथ, दीप ने कहा तो वे दोनों अंदर पहुंचे। बंगला किसी महल से कम नहीं था। अंदर आते ही चारू की नजरें ठहर कर रह गई। ये तो दिन में और भी सुंदर लगता है। सुंदर? अब तक खाना नहीं लगाया तुमने? दीप बाबा आते ही होंगे। हड़बड़ी में किचन की तरफ भागती करीब 45-50 वर्ष की एक सामान्य सी औरत किसी को पुकारते हुए बोली, बस हो गया मेरी गोरी मैया। किचन से दोनों हाथों में बाउल लेकर आते हुए अधेड़ उम्र सुंदर ने कहा। उनके गले में एक तौलिया था और उन्होंने सामान्य से पैंट शर्ट पहन रखे थे। तभी उनकी नजरें चारों ओर दीप से टकराई। दीप बाबा, सुंदर की आवाज में आश्चर्य भरा था। सुंदर को हैरान देख गौरी ने भी दरवाजे की ओर देखा तो वो भी हैरानी से जम गई। अरे गौरी, दीप आया या नहीं अभी तक? आज इतना लेट कैसे? सामने इस पेड़ाकार सीढ़ियों से उतरती हुई एक 50-55 साल की महिला ने जब दीप और चारू को देखा तो उसके शब्द उसके हलक में ही अटक गए। दीप, उसके मुंह से निकला। दीप बाबा, आपने आपने शादी कर ली? गौरी अपने आप को संभालते ही दीप की ओर पागलों की तरह भागती हुई बोली। दीप अपनी माँ की ओर बढ़ने के लिए कदम उठा ही रहा था कि तभी सीढ़ियों पर खड़ी उसकी माँ बोली, रुक जाए वहीं। दीप चौंक उठा। वो नीचे आई जल्दी जल्दी। ये तो वही है जिसे मैं मारने आई थी। इस भगवान का खेल भी निराला ही है। जिसे मैं मारकर पैसे कमाने वाली थी, अब उसे ही बचाकर पैसे कमा रही हूँ। चारू मन ही मन बड़बड़ाई, गौरी जल्दी से आरती की थाली ला और उसमें मेरे बेटे की फेवरेट वाली मिठाई रखना। नीचे आते ही दीप की माँ ज्योति खुशी के आंसुओं के साथ गौरी से बोली, अभी लाती हूँ बहन जी। गौरी भी खुश होकर मंदिर की ओर भागी। मेरे बेटे, ज्योति तेजी से दीप की ओर बढ़ी। माँ आराम से। दीप अपनी माँ को तेज भागता देख बोला, ऐसे कैसे? आज तो मैं हवा में भी उड़ूं तो भी कम है। मेरे बेटे ने मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दी, मेरी सबसे बड़ी इच्छा। ज्योति की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वो दीप और चारू के गालों को छू छू कर अपने हाथों को चूम रही थी। दीप अपनी माँ की खुशी देखकर भावुक सा नजर आने लगा। सॉरी माँ, आपको असली खुशी नहीं दे पाया। दीप अपने मन में ही अफसोस कर रहा था। गौरी आरती की थाली सजा लाई थी। इस स्वर्ग में इसी चांद की कमी थी। ज्योति चारू की आरती करते हुए उसको बहुत ही प्यार भरी नजरों से देखकर बोली। चारू ने झुककर ज्योति के पैर छू लिए। खुश रहो, हमेशा मुस्कुराती रहो बेटा, ज्योति ने आशीर्वाद देते हुए कहा। वो चारों ओर दीप को सोफे तक ले आई। बैठो, ज्योति बोली। गौरी, जल्दी से हमारी ड्रेस डिजाइनर को बुलाओ, हमारा ज्वेलर को बुलाओ और हाँ, दीप के कमरे को गुलाबों से सजा दो। ज्योति बहुत खुश थी। बाप रे, कहीं मैं चक्कर खाकर गिर न जाऊं। ये तो मुझे रानी बनाने वाली हैं। चारू का मन संभल नहीं रहा था। मोम, आप प्लीज़ बैठिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। दीप ज्योति का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठाते हुए बोला, अरे बात फिर हो जाएगी ना, अभी मेरी बहू का स्वागत तो करने दे मुझे ढंग से। बताओ बेटा, क्या लोगी तुम? थक गई होंगी ना? मॉम प्लीज़ बैठिए ना, दीप बोला। लेकिन मैं ठीक हूँ मॉम, आप टेंशन मत लीजिए, चारू ने प्यार से कहा। मेरी बच्ची, ज्योति बोली। मॉम, हम दोनों ने कोर्ट मैरिज की है, दीप बोला। जो भी जैसे भी, बस मैं तो खुश हूँ कि तू मेरे लिए एक बहू ले आया। ज्योति अपनी खुशी संभाल नहीं पा रही थी। मेरी बात सुनिए मॉम, मैं नहीं चाहता कि इस शादी का कोई ढिंढोरा हो, इसलिए आज कोई फंक्शन नहीं होगा, दीप ने कहा। क्यों? अरे भाई, ये क्या बात हुई? राजघराने की खुशियाँ खामोशी में दबकर रह जाएं, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जश्न होगा, पूरा भोपाल इस जश्न में होगा एक बार फिर। ज्योति सपनों में रंग भर रही थी। मॉम प्लीज़, मैं नहीं चाहता। बेटा प्लीज़, मुझे इतनी बड़ी खुशी ना छीन। प्लीज़ बेटा, ज्योति बोली। लेकिन मॉम। प्लीज़ दीप प्लीज़, ज्योति बच्चों की तरह बोली। मॉम आप प्लीज़, आपको आज मैं भी नहीं समझा सकता। जो करना है कीजिए, दीप तंगा कर बोला। वाह,
ये तो कमाल है, एकदम दमदार बात मन वाली। चारू ज्योति को देखकर सोचने लगी। उसके चेहरे पर भी खुशी थी। लीजिए बहू रानी। गौरी की आंखों में खुशी अलग ही झलक रही थी। वो चारू के खूबसूरत चेहरे से नजरें नहीं हटा रही थी। चारू ने जूस ले लिया। थैंक्स। गौरी, रात के जश्न की तैयारी करनी है, तू जल्दी जल्दी मैनेजमेंट वालों को बुला, मैं सब कुछ समझा देती हूँ उन्हें। मॉम, मैं बात कर लूँगा, आप रिलैक्स रहिए, दीप बोला। तभी चारू का फ़ोन बजा। चारू इस वक्त दीप अरोड़ा के बंगले में दीप और उसकी माँ के साथ बैठी हुई थी। तभी उसके फ़ोन की रिंग बजी। दीप और ज्योति दोनों ही रिंग सुनकर शांत रह गए। चारू ने बहुत ही मुश्किल से अपना 3 साल पुराना फ़ोन उन लोगों के सामने निकाला। अरे बेटा, जल्दी कॉल ले लो ना, कट जाएगी, ज्योति चारू से बोली। जी जी मॉम, चारू ने कहते हुए कॉल एक्सेप्ट की। हेलो चारू, कहाँ पहुँची बेटा तू? ये राखी की आवाज़ थी। मैं बस पहुँच गई हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, चारू ने जल्दी जल्दी कहा और कॉल कट कर दी। ज्योति ने चारू के चेहरे को देखा। वो शायद चाहती थी कि चारू खुद ही बताए कि किसका फ़ोन था, पर चारू ने तो फ़ोन काटने के बाद नजरें भी नहीं उठाई थी। क्या हुआ बेटा, कोई परेशानी है? किसका फ़ोन था? ज्योति बोली। वो मेरी एक दोस्त का फ़ोन था, चारू ने कहा। अच्छा, वैसे बेटा तुम्हारी फैमिली के बारे में भी तो कुछ बताओ, और शादी कैसे? ज्योति जिज्ञासा के साथ बोली, पर दीप ने बीच में ही बात काटी। मॉम, अब क्या सारी बातें आप आज ही पता कर लेंगी? उसे रेस्ट करने दीजिए, कुछ खिलाइए पिलाइए, फिर तो वो आपके साथ ही रहने वाली है ना, बाद में सारी बातें कर लेना। ओह हाँ, मैं भी क्या, चलो बेटा तुम चलकर फ्रेश हो जाओ, उसके बाद हम मिलकर लंच करेंगे, फिर तुम रेस्ट करना और मैं शाम के फंक्शन की तैयारियां करूंगी, ठीक है ना? ज्योति चारू से बोली। चारू ने सिर हिला दिया। ज्योति खड़ी हुई तो दीप ने उसका हाथ पकड़कर कहा, डॉक्टर ने आपको भी रेस्ट करने को ही कहा है मॉम, और आपको देखकर लग रहा है कि आज आप सारी बातें भूल गई हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं चारू को कमरे में ले जाता हूँ। क्या? मेरी बहू का नाम चारू है? बिल्कुल परफेक्ट नाम रखा है तुम्हारी माँ ने, चारू, ज्योति बोली। दीप ने चारू को चलने का इशारा किया तो चारू खड़ी हो गई। बेटा मुझे माफ़ कर देना, पर यह लड़का मानने वाला नहीं है, ज्योति ने कहा। कोई बात नहीं मॉम, आप रेस्ट कीजिए, चारू बोली और दीप के पीछे चली गई। कुछ समझ नहीं आ रहा, दीप ने शादी कर ली, पर जो भी है अच्छा है। मैं भी तो यही चाहती थी कि मेरे बाद दीप अकेला ना पड़ जाए, उसका भी एक परिवार हो, वो अपना अतीत भूल जाए और अपनी ज़िंदगी को फिर से एक नया मोड़ दे। ज्योति अपने आप में ही बड़बड़ा रही थी। ठीक कह रही हैं आप बहन जी, दीप बाबा की उदासी तो हमसे भी नहीं देखी जाती थी। आज तो वो बहुत खुश नज़र आ रहे थे। बहू रानी भी कितनी प्यारी है, वो दीप बाबा को फिर से पहले जैसा बना देंगी, हमें पूरा यकीन है। तभी वहाँ गौरी आई और ज्योति से बोली, हाँ गौरी, उस लड़की के चेहरे से ही मैं समझ गई कि कुछ तो बात है उसमें, वो ज़रूर दीप की ज़िंदगी बदल देगी। ज्योति कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए बोली। ऊपर पहुंचते ही दीप ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला। दीप का कमरा बहुत बड़ा था, पर वहाँ काम की चीज़ों के अलावा कुछ भी नहीं था, जिसे देखकर चारू बोली, ये क्या, तुम्हारे कमरे में ये मातम क्यों पसरा हुआ है? ना टीवी, ना म्यूजिक सिस्टम, ना फ्लावर पॉट्स, ना कोई फोटो, और यहाँ तक कि खिड़की भी नहीं है। पूरा कमरा सफ़ेद है, यहाँ तो मुझे घुटन होने लगेगी। देखो, मुझे ऐसे ही रहना पसंद है, अगर तुम्हें यह सब अच्छा नहीं लग रहा है तो तुम किसी और कमरे में रह लो, पर मुझे रंगों से, फूलों से, तस्वीरों से और किसी भी शोर शराबों से चिढ़ है, और मैं वो सब अपने कमरे में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। दीप गुस्से से बोला। चारू सोफे पर बैठ गई और जमाई लेते हुए बोली, लगता है तुम्हारी ज़िंदगी ने तुम्हारे साथ कोई बहुत बड़ा गेम खेला है, पर मुझे क्या, मैं रह लूँगी दूसरे कमरे में, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब जाकर फ्रेश हो जाओ, दीप ने बिना उसकी ओर देखे कहा और वहाँ से चला गया। पर तभी चारू का दिमाग चला और उसने अपना सिर पीटा। पर मैं कपड़े कौन से पहनूंगी? वो खड़ी हुई और बाहर निकली। उसने नीचे देखा तो कोई भी नज़र नहीं आया। सारा घर उसे खाली नज़र आया। अभी वो किसी का नाम भी नहीं जानती थी, इसलिए वो किसी को पुकार भी नहीं पा रही थी। यही पहन लूंगी, वो बोली और फिर अंदर चली गई। पर जब वो वॉशरूम ढूंढने लगी तो उसे दीप का कबर्ड नजर आया। उसने बिना सोचे समझे उसे खोला तो पाया कि उसमें दीप के कपड़े, वॉच कलेक्शन, परफ्यूम आदि चीज़ें मौजूद थी। वाह, इतनी सारी घड़ियाँ, इतने सारे परफ्यूम, गॉगल्स, कमाल यार, चारों देखते ही बोली, और उसने एक चश्मा निकाल कर अपनी आंखों पर चढ़ा लिया और अपने आप को आईने में देखने लगी। अच्छा है पर ढीला है, उसने कहा और चश्मे को वापस रखकर एक परफ्यूम की बोतल उठा ली।
उसने थोड़ा सा कलाई पर लगाकर देखा और सूंघते हुए बोली, वाओ। उसने इसी तरह कम से कम 5-6 परफ्यूम उठा उठाकर चेक किए। तभी अचानक उसकी नज़र एक पिंक कलर के कपड़े पर पड़ी। ये क्या है, सोचते हुए उसने वो कपड़ा खींचा तो पाया कि वो एक ड्रेस थी, लड़की की ड्रेस। चारू चौंकते हुए बोली, ये लड़कियों के कपड़े भी पहनता है? चारू उस ड्रेस को अच्छे से देखते हुए बोली, क्या भरोसा, पैसे वाला है, कुछ भी कर सकता है। चारू बोली और उसी ड्रेस को लेकर वॉशरूम में चली गई। डाइनिंग टेबल पर सब चारू का वेट कर रहे थे। दीप बार बार अपनी वॉच को टेंशन के साथ देख रहा था। आज ऑफिस नहीं जाएगा तो कोई तूफान नहीं आ जाएगा। तेरी अभी अभी शादी हुई है, घर पर रुक और मुझे चारू के बारे में बता। उसे क्या पसंद है, कैसे रंग उसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, किस तरह के कपड़े उसे अच्छे लगते हैं, क्या खाना ज़्यादा पसंद करती है, ये सब बता मुझे, जिससे आज रात की पार्टी में मैं सब कुछ उसके पसंद का अरेंज कर सकूं। ज्योति दीप को देखकर बोली, मॉम आप जानती हैं ना कि ये शादी मैंने आपके लिए की है। मैं उस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानता, आपको एक बहू चाहिए थी, मैं ले आया। अब प्लीज़ मुझसे और ज़्यादा उम्मीद मत रखिए। दीप चिड़चिड़ा गया। ज्योति उसके चेहरे को देखती ही रह गई। सॉरी, अब से कोई उम्मीद नहीं रखूंगी। ज्योति ने नज़रें झुकाकर उदास लहजे में कहा। मॉम आप। दीप कुछ बोल नहीं जा रहा था कि तभी उसकी नज़र सामने से आती चारू से टकराई। वो चौंक कर खड़ा हो गया। चारू ने वही पिंक ड्रेस पहनी हुई थी जो उसे दीप की अलमारी से मिली थी। चारू मुस्कुराती हुई नीचे आई। मॉम मैं कैसी लग रही हूँ? चारू ने डाइनिंग टेबल के पास खड़े होकर ज्योति से पूछा। ज्योति ने जब नज़रें उठाकर देखा तो उसका गुस्सा और उदासी एकदम छू हो गई। बहुत प्यारी, ज्योति बोली। तभी दीप ने चारू की बांह पकड़ी और दांत पीस कर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस ड्रेस को पहनने की? चारू हैरान थी। दीप, ये क्या तरीका है तुम्हारा चारू से बात करने का? ज्योति चिल्लाई तो घर के नौकर भी वहां मौजूद हो गए। मॉम प्लीज़, मैं इस लड़की से बात कर रहा हूँ, दीप बोला। तो चारू ने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया और दीप के कमरे की तरफ भाग गई। दीप, क्या तुम उसे इसलिए इस घर में लेकर आए हो, उसकी इंसल्ट करने? ज्योति बोली। मॉम आप जानती हैं ना वो ड्रेस? हाँ सब जानती हूँ, वो ड्रेस तेरे लिए कितनी और क्यों इम्पोर्टेंट है। लेकिन एक बात सुन ले, कोई चीज़ किसी इंसान के जज्बातों से बड़ी नहीं होती, इसलिए जाओ और जाकर अभी चारू से माफ़ी मांगो। ज्योति बहुत गुस्से में थी। पर मॉम, ठीक है फिर, तुम्हें जो करना है करो और मुझे जो करना है मैं करूँगी। कहते हुए ज्योति ने अपने सामने से खाने की प्लेट हटा दी और खड़ी होकर जाने लगी। मॉम जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ उससे माफ़ी मांगने, आप खाना खाइए, दीप ने कहा तो ज्योति रुक गई। समझता क्या है अपने आप को? चाहूँ तो अभी उसकी खटिया खड़ी कर दूँ। एक ड्रेस के लिए ऐसे मर रहा था जैसे कहीं का भिखारी हो। चारू बड़बड़ाते हुए वॉशरूम से निकली और दरवाजे की ओर बढ़ते हुए उसने अपने हाथ में मौजूद पिंक ड्रेस बेड पर बुरी तरह फेंक दी। तभी वो सामने से आते दीप से टकरा गई। उसने खुद को संभाला और दीप को गुस्से से लाल आंखों से घूरने लगी। देखो, वो ड्रेस मेरे लिए किसी की आखिरी निशानी है, इसलिए मुझे तुम पर। दीप अपनी बात पूरी कर पाता उसके पहले ही चारू बोली, देखो मिस्टर, मैं यहाँ अपनी इंसल्ट कराने नहीं आई हूँ, इसलिए आइंदा आइंदा मेरे साथ ऐसी हरकत करने की कोशिश की या मेरी बिना इजाज़त के मुझे छुआ तो अच्छा नहीं होगा। कहते ही वो वहाँ से चली गई। दीप कुछ पल के लिए शांत खड़ा रहा। उसने देखा कि वो पिंक ड्रेस बेड पर पड़ी हुई है। उसने उस ड्रेस को उठाया और उदास आंखों से उसे देखने लगा। अरे बेटा, ये क्या, तुमने फिर से वही सूट पहन लिया? ज्योति चारू को देखकर बोली, जी मैं कल जाकर शॉपिंग कर लूँगी। चारू अब भी गुस्से में थी। अब कोई खाना देगा या मैं खुद लूँ? चारू ने कहा तो गौरी ने खाना परोसना शुरू कर दिया। ज्योति चारू का ये रूप देखकर कुछ पल के लिए खामोश हो गई। चारू बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम्हें बुरा लगा है, पर मैं चाहती हूँ कि तुम वो सब भूल जाओ और अपना दिमाग ख़राब मत करो। और हाँ, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आज ही कपड़े घर पर आ जाएंगे। ज्योति आराम से बोली, पर मुझे कल जाना है, मेरा कुछ काम है। चारू बोली, कोई ज़रूरी काम है बेटा? ज्योति बोली, जी। चारू ने कहा और उसने खाना खाना शुरू कर दिया। ज्योति को ये अच्छा नहीं लगा, पर वो शांत रही और दीप का वेट करने लगी। शाम के 7 बज रहे थे। अरोड़ा फैमिली का शानदार बंगला लाइट्स से जगमगा रहा था। बड़े बड़े लोगों का स्वागत पूरे मान सम्मान और शानदार तरीके से किया जा रहा था। हल्का हल्का म्यूजिक बज रहा था।
हॉल फूलों और लाइट से सजा हुआ था। चारों ओर खुशियां ही खुशियां नजर आ रही थी। वेटर्स मेहमानों की खातिरदारी में व्यस्त थे। ज्योति अपने कमरे में तैयार हो रही थी। टीना, आज हमें ऐसे सजाओ जैसे हम इस अरोड़ा फैमिली के नहीं बल्कि इस पूरे हिंदुस्तान की मल्लिका हों। ज्योति एक मेकअप आर्टिस्ट से बोली। बिल्कुल मैम, टीना ने मुस्कुराकर कहा और ज्योति को अच्छे ढंग से तैयार करने लगी। यहाँ चारू भी मेकअप आर्टिस्ट से तैयार हो रही थी। उसने सिल्वर कलर का लहंगा पहना हुआ था। चारू आईने के सामने बैठी थी और ना जाने अपने आप में ही कितनी बातें कर रही थी। चारू, कहीं तो कोई सपना तो नहीं देख रही ना? दिल्ली से स्पेशल मेरे लिए बुलाई गई मेकअप आर्टिस्ट मेरा मेकअप कर रही है। इतना महंगा लहंगा तो मैं कलेक्टर बन के भी नहीं पहन पाती। सच में तेरे सपने पूरे हो रहे हैं, इन्हें किसी की नज़र न लगे। मैं मेकअप आर्टिस्ट चारू को 2-3 बार आवाज़ दे चुकी थी, पर वो ख्यालों की दुनिया में खोई थी। मैम, इस बार उसने थोड़ा तेज बोला तो चारू ख्यालों से निकली। या मैम, मुझे आपकी आंखों में ये लेंस लगाने हैं। प्लीज़ आप थोड़ा। नो नो, मुझे मेरी आंखों के ओरिजिनल लेंस ही पसंद है। चारू बोली। पर मैम, मेरी आंखें आपको बुरी लग रही हैं क्या? बोल रही हूँ ना, मुझे नहीं लगवाने लेंस। चारू सख्त लहजे में बोली तो मेकअप आर्टिस्ट शांत हो गई और दूसरा काम करने लगी। कुछ ही देर में चारू पूरी तरह रेडी हो गई थी। आज वो किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। चारू अपने आप को देख देख कर हैरान हो रही थी। ये मैं ही हूँ ना? यस मैम, आप ही हैं। आप बहुत सुंदर लग रही हैं, मेकअप आर्टिस्ट ने कहा। सच्ची? थैंक यू, चारू चहकते हुए बोली और उसने अपना फ़ोन निकाला। मैम, ये आप क्या कर रही हैं? मेकअप आर्टिस्ट बोली। दिख नहीं रहा सेल्फी ले रही हूँ, चारू चिढ़कर बोली और फिर सेल्फी लेने लगी। तभी वहाँ कुछ फोटोग्राफर आ गए। एक्सक्यूज मी मैम, एक लड़के ने कहा। चारू ने उसकी ओर देखा। जी मैम, आपकी कुछ फ़ोटोज़ लेनी है, फोटोग्राफर बोला। ओह श्योर, चारू कंधे उछालते हुए मुस्कुराकर बोली। चारू पोज देने लगी, वो बहुत खुश थी। तभी वहाँ दीप आया। सर प्लीज़ आप भी आइए ना, फोटोग्राफर दीप से बोला। नो, दीप ने एक ही बार में जवाब दिया और चारू से बोला, अब नीचे चलें? चारू ने सिर हिलाया। सभी लोग चारू के आने का इंतज़ार कर रहे थे। हर कोई दीप की दुल्हन को देखने के लिए एक्साइटेड था। मिसेज अरोड़ा, कब आएंगी आपकी बहू? एक औरत ने ज्योति से पूछा। बस आती ही होगी। ज्योति ने मुस्कुराते हुए सीढ़ियों की ओर देखा तो चारू किसी राजकुमारी की तरह दीप के साथ आ रही थी। चारू को देखकर हर किसी के चेहरे पर हैरानी और खुशी के भाव नजर आ रहे थे। दीप तो सचमुच किसी परी को ले आया है मिसेज अरोड़ा। बहुत ही खूबसूरत है, ज्योति से उसी औरत ने कहा। है ना, मेरे दीप की पसंद ही ऐसी है, ज्योति गुरूर के साथ बोली। सच कहा, दोनों की जोड़ी बहुत खूबसूरत है, उसी औरत ने कहा। दीपेश, जो अपने दोस्तों से बातें कर रहा था, जब उसने अचानक से खामोशी महसूस की तो सीढ़ियों की ओर देखा। सामने चारू को देखकर उसका मुंह खुला रह गया। ये सचमुच कितनी सुंदर है, दीपेश के मुंह से निकला। चारों ओर दीप जब नीचे आए तो बारी बारी से सभी लोग उन्हें मुबारकबाद देने लगे। कुछ देर बाद वे दोनों स्पेशल सीट्स पर बैठ गए। हेलो दीप, तुम तो फिर से चांद ढूंढ लाए, एक लड़के ने हाथ मिलाते हुए कहा। तो दीप का खून खोल उठा। फिर से मतलब? चारू बोली। आपको नहीं पता? कोई बात नहीं, बहुत जल्द पता चल जाएगा भाभी जी। उस लड़के ने दीप को अजीब सी नज़रों से देखा और एक अधेड़ आदमी के साथ जाकर बैठ गया। कहाँ हम इसकी माँ को मारकर सब कुछ हथियाना चाहते थे और कहाँ अब ये दूसरी मुसीबत भी आ गई। अधेड़ आदमी दीप और चारू को खा जाने वाली नज़रों से देखते हुए लड़के से बोला। चिंता मत कीजिए डेढ़, इसकी माँ तो 6 महीने में ही भगवान को प्यारी होने वाली है। और रही बात इस लड़की की, तो ये आई कहाँ से है, ये पता लगाकर इसका भी कोई इंतज़ाम देख लेंगे। लड़के ने कहा। नहीं कपिल, अब इन औरतों के चक्कर में फंसने का कोई फ़ायदा नहीं। अब तो दीप ही पहले अपने बाप के पास जाएगा, अधेड़ उम्र आदमी ने कहा। कुछ देर बाद एक मशहूर डांसर का डांस चालू हुआ तो चारू से देखकर बोली। रील्स में ही देखा था इसे, आज सामने नाच रही है। यार ये पैसा कितनी मज़ेदार चीज़ होती है, अच्छे अच्छे को अपनी उंगलियों पर नचा देता है। कुछ देर बाद चारू परेशान होकर दीप से बोली। यार मुझे बहुत भूख लग रही है। दीप ने चारू की बात सुनकर एक वेटर को रोका और उससे कुछ कहा। थोड़ी ही देर में वहाँ ज्योति आ गई और बोली, चलो मेरे साथ, हम तीनों साथ में खाना खाएंगे। ज्योति ने कहा तो चारू जल्दी से उठ गई। वे तीनों एक टेबल पर साथ बैठकर खाना खा रहे थे। तभी वहाँ एक लड़की आई जो शायद दीप की सेक्रेटरी थी। दीप सर, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, उस लड़की ने कहा। दीप ने उसे सवालिया नज़रों से देखा।
प्लीज़ कल आप मैम को ऑफिस लेकर आइए, हम सब उनका अपने तरीके से वेलकम करना चाहते हैं। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है मोना, तुम सब मिल चुके हो ना, दीप ने कहा। अरे तो क्या हुआ, चारू को ऑफिस भी तो देखने जाना होगा, तो कल ही ले जाना उसे, इन लोगों को भी अच्छा लगेगा और चारू को भी। ज्योति बोली, लेकिन मॉम, लेकिन वेकिन कुछ नहीं मोना, कल चारू आएगी। ज्योति ने मोना से कहा तो वो बहुत खुश हो गई। थैंक यू मैम, वो बोली और चली गई। मॉम, अब इसकी क्या ज़रूरत थी, दीप बोला। क्यों नहीं थी ज़रूरत, अब तो चारू भी तेरे साथ रहेगी, जैसे मैं तेरे डैड के बिजनेस में हेल्प करती थी, चारू भी करेगी, तो उसे भी तो सब पता होना चाहिए ना, ज्योति बोली। 4 घंटे के मज़ेदार कार्यक्रम के बाद चारू खुद को बहुत थका हुआ फील कर रही थी। वो इस वक्त दीप के रूम में थी। दीप का कमरा ज्योति की जिद के कारण फूलों से सजा दिया गया था, साथ ही उसका बेड भी फूलों से सजा हुआ था। चारू अपने गहने वहने निकालते हुए बड़बड़ा रही थी, काश यहाँ मम्मी जय और जानवी भी होते तो और भी ज़्यादा मज़ा आया होता। पर ठीक है, जो था ठीक था, अब तो बस चादर तान के सोना है इस करोड़ों के बंगले में। तभी वहाँ ज्योति आई। चारू, ज्योति की आवाज़ सुनते ही चारू सकपका गई और खड़ी हो गई। जी जी मॉम, बेटा तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, ज्योति कमरे में आते हुए बोली। जी मॉम, कहिए ना, ज्योति ने चारू के कंधे पर हाथ लगाकर कहा और खुद भी एक चेयर पर बैठ गई। देखो बेटा, मेरा बेटा पहले तुम्हारे जैसा ही था, चंचल, नटखट, मजाकिया, जिंदा दिल। पर बाद में उसके साथ जो हुआ, उसने उससे उसकी मुस्कुराहट तक छीन ली, और मैं चाहती हूँ कि तुम उसकी वो मुस्कुराहट वापस ले आओ। ना जाने मेरे प्राण कब निकल जाएं, पर मैं मरने से पहले एक बार अपने बेटे को फिर से वैसा ही हंसते मुस्कुराते हुए, हंसी मजाक करते हुए देखना चाहती हूँ। प्लीज़ चारू, एक इच्छा मेरे दीप ने पूरी कर दी तुमसे शादी करके, अब एक तुम पूरी कर दो, ज्योति बहुत ही भावुक लहजे में बोली। लेकिन दीप के साथ ऐसा हुआ क्या कि वो, चारू ज्योति की बात सुनकर बोली। दीप के साथ ऐसा क्या हुआ था कि वो अब, पर तभी वहां दीप आ गया। दीप को देखकर चारू खामोश हो गई और ज्योति को दरवाजे की ओर इशारा करके बताया कि सामने कोई है। तो ज्योति ने सिर घुमाकर देखा। दीप उन दोनों के पास आया। मॉम, आप अब तक सोई नहीं, आप ऐसा क्यों कर रही हैं मॉम, आप जानती हैं ना आपको डॉक्टर के बताए सारे रूल्स फॉलो करने हैं, फिर क्यों आप अब तक जाग रही हैं। दीप परेशान होकर बोला। सॉरी बेटा, मैं सोने ही जा रही हूँ, ज्योति ने कहा और खड़ी हो गई। दीप ने उसे गले लगाकर कहा, मॉम, अब सिर्फ आप हैं जिसको देखकर मैं जीने की कोशिश करता हूँ, मैं आपको खोना नहीं चाहता। चारू भी तो है ना बेटा, और मेरा तो भगवान ने टिकट भी बुक कर दिया है अपने पास बुलाने के लिए, ज्योति मुस्कुराकर बोली। मॉम प्लीज़, ज्योति की बात ने दीप के दिल पर गहरा प्रहार किया था, जिसकी तकलीफ उसकी आवाज़ और चेहरे पर झलक आई थी। अच्छा बाबा सॉरी, मैं तेरे साथ हूँ हमेशा, ओके, अब चल मैं जाती हूँ, ज्योति दीप को समझाकर बोली और वहाँ से चली गई। चारू दीप को ही देख रही थी। बहुत प्यार करते हो ना मॉम को, वो धीरे से बोली। तुम नहीं करती अपनी मॉम को, दीप बोला। मैं भी करती हूँ, चारू ने कहा और दीप के बेहद पास आकर उसकी दोनों हथेलियों को अपनी दोनों हथेलियों में भर लिया। दीप के लिए ये एक अजीब बात थी, वो हैरानी से चारू के चेहरे को देख रहा था। चारू ने उसे थोड़ा आगे लाते हुए उसी चेयर पर बैठा दिया जिस पर कुछ देर पहले ज्योति बैठी थी, और वो खुद भी एक चेयर पर बैठ गई। दीप, चारू बोली और दीप की आंखों में देखने लगी। ये सब दीप को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, पर वो कोई हरकत नहीं कर पा रहा था। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, चारू बोली। तुम ये सब, दीप कुछ कहता उसके पहले ही चारू खड़ी हुई और जाकर दरवाजे बंद कर दिए। ये तुम क्या कर रही हो, दीप हैरानी से बोला। चारू अपनी जगह पर वापस बैठ गई और बोली, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में सिर्फ 6 महीने के लिए आई हूँ, है ना। कहते ही चारू ने दीप की आंखों में फिर देखा। और क्यों आई हूँ, तुम्हारी मोम को यह यकीन दिलाने कि तुमने शादी कर ली है, जिससे वो अपनी ज़िंदगी के ये 6 महीने सुकून से जी सके, है ना। हाँ, पर तुम, दीप बोला। मेरी बात सुनो, चारू ने दीप के होंठों पर उंगली रख दी। तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों को एक दूसरे के बारे में सब पता होना चाहिए, चारू बोली। इतने कम टाइम के लिए सब कुछ पता होना ज़रूरी नहीं है, दीप बोला। पर मुझे जानना है कि तुम क्यों अपनी माँ को धोखा दे रहे हो, चारू तेजी से बोली। मैं उन्हें धोखा नहीं दे रहा हूँ, दीप अचानक भड़क उठा। इसे धोखा ही कहते हैं, अच्छा तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, मोम के लिए मैं किसी लड़की की ज़िंदगी ख़राब कर दूँ, दीप चारू को घूरते हुए बोला। तुमसे शादी करके किसी की ज़िंदगी क्यों ख़राब होगी,
बल्कि उसकी ज़िंदगी तो संवर जाएगी। चारू बोली, बिल्कुल नहीं, शायद तुम्हें लगता है कि दौलत हर खुशी का रास्ता है, लेकिन नहीं, दौलत से हर खुशी नहीं कमाई जाती, दीप ने कहा। क्या? क्या कहा तुमने? दौलत से हर खुशी नहीं कमाई जा सकती? पागल हो तुम नहीं जानते कि बिना दौलत के कोई खुशी नहीं मिलती, चारू ने कहा। तो बताओ, अगर तुम किसी रईस से शादी कर लो और वो तुम्हें प्यार न करे, तो क्या तुम उस दौलत से उसका प्यार पालोगी? दीप के सवाल ने चारू की जबान पर ताला लगा दिया था। नहीं ना, इसलिए मैं किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि वो मेरे प्यार के लिए तरसती रहे, दीप बोला। मगर मगर तुम इतने भी खड़ूस नहीं लगते मुझे। तुम प्यार क्यों नहीं कर सकते किसी को? चारू बोली। क्योंकि मैं अपना सच्चा प्यार खो चुका हूँ, कहते हुए दीप का गला भर आया और आंखों में दर्द उतर आया। चारू दीप के चेहरे को देखती रह गई। दीप खड़ा हो गया तो चारू ने उसका हाथ पकड़कर कहा, उसने तुम्हें धोखा दिया था? दीप ने रुककर चारू की ओर देखा। उसने नहीं, मेरी किस्मत ने। किस्मत ने? चारू भी खड़ी हो गई। दीप ने गहरी सांस ली और वो चेयर पर थका हुआ सा बैठ गया। वो सुबह मेरी लाइफ की सबसे मनहूस सुबह थी, जब मेरे पास एक फ़ोन कॉल आया। कहते कहते दीप किसी याद में खोता चला गया। अरोड़ा विला, सर्दियों की सुबह 2018। ज्योति मंदिर में ठाकुर जी की पूजा कर रही थी। सारे नौकर अपने अपने कामों में लगे हुए थे। तभी अपनी माँ ज्योति को आवाज़ लगाता हुआ दीप, ब्लू जीन्स और वाइट स्वेटर पहने सीढ़ियों से भागता हुआ, अपनी हथेलियाँ मलते हुए मंदिर के सामने पहुंचा। मॉम, कब से आवाज़ दे रहा हूँ, आप कोई रेस्पॉन्स क्यों नहीं दे रही? दीप बोला। ज्योति ने दीप की ओर आरती की थाली बढ़ाई तो दीप ने आरती ले ली। पता है ना, मैं इस टाइम पूजा करती हूँ और पूजा के वक्त में किसी और पर ध्यान नहीं दे सकती, ज्योति ने प्रसाद देते हुए कहा। लेकिन मॉम, आप पूरा 1 घंटा पूजा करती हो, किसी को कोई ज़रूरी काम हो तो क्या वो आपके फ्री होने का ही इंतज़ार करता रहेगा? दीप बोला। ज़रूरी है तो पहले बता दो, ज्योति ने कहा। और अगर मुझे भी उसी वक्त पता चले जब आप पूजा कर रही हैं, तब तब चुपचाप बैठे रहो, भगवान की पूजा से ज़रूरी कोई काम नहीं होता। ज्योति ने सभी नौकरों को भी प्रसाद बांट दिया और वो डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। गौरी चाय और नाश्ता ले आई। मॉम। क्या मॉम? अब जब ज़रूरी तो बोल देना। अब हो गई हूँ ना मैं फ्री, ज्योति ने चाय की प्याली लेते हुए कहा। मॉम, मैं अपने दोस्तों के साथ जू घूमने जा रहा हूँ, बस यही बताना था। अच्छा, तो अब तो तू मुझे बताने लगा है, परमिशन लेना बंद है ना? ज्योति बोली। बताना मतलब परमिशन ही तो होता है मम्मी, दीप नजरें चुराकर बोला। सब जानती हूँ, तेरा बस चले तो बताए भी नहीं। वैसे अचानक से ये जू क्यों जाना है? ओफो मॉम, जू क्यों जाते हैं? दोस्तों के साथ एंजॉय करने, जानवरों को देखने। और मैंने तो सुना है उस जू में इस साल अफ्रीका से कुछ नए तरह के एनिमल्स भी आए हैं, दीप ने कहा। कब तक लौटोगे? ज्योति बोली। मॉम, अब मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, 24 का हो गया हूँ, अब भी आपको टाइमिंग बतानी होगी क्या? दीप बोला। अच्छा, तो अब मैं ये भी पता ना रखूँ कि मेरा बेटा कब कहाँ जाएगा और कब कहाँ से आएगा, है ना? अच्छा ठीक है, मैं शाम तक आऊँगा, दीप कहते हुए खड़ा हो गया और जाने लगा। अच्छा ठीक है, तुम जा सकते हो मेरे प्रिय पुत्रश्री, ज्योति ने कहा और हंसने लगी। धन्यवाद, दीप ने कहा और भागकर बाहर चला गया। वो अपनी कार में बैठा और भोपाल की हरियाली भरी सड़कों पर निकल गया। तू ही तू हर जगह आजकल क्यों है? सॉन्ग के ख़त्म होते ही दीप एक टी स्टॉल के पास रुका, जहां उसके 3 दोस्त रुककर उसके आने का वेट कर रहे थे। उनमें दीप का अजीज दोस्त दीपेश भी था। क्या यार, इतना टाइम लगता है क्या? दीपेश ने चाय वाले के पैसे चुकाते हुए कहा और दीप के पास आ गया। तुझे पता तो है मॉम मुझे अब भी छोटे बच्चों की तरह ट्रीट करती हैं, बस उन्हीं की परमिशन लेने में टाइम लग गया, दीप बोला। बेचारे नौजवान को मुन्ना बनाकर रखा हुआ है आंटी ने, दीप का एक दोस्त सौम्य बोला और कार की पीछे वाली सीट पर अनुज के साथ बैठ गया। दीपेश दीप के साथ बैठा। दीप ने कार को एक बार फिर आगे बढ़ा दिया। मज़ा आएगा यार, मुझे तो उस चिंपांजी को मज़ा चखाना है जिसने पिछली बार मेरे बाल खींच लिए थे, सौम्य गुस्से से बोला तो बाकी सब हंसने लगे। उसकी क्या गलती यार, तेरे बाल देखकर तो कोई भी सब्र न कर पाए, दीप ने ठहाका लगाकर कहा। तू अपने इन औरतों जैसे लंबे बालों को कटवा क्यों नहीं लेता? दीपेश बोला। क्या बात कर रहा है, ये मेरे बाल नहीं, मेरी आइडेंटिटी है, सौम्य अपने लंबे बालों को सहलाते हुए बोला।
तब तो तुझे आइडेंटिटी कार्ड की ज़रूरत ही नहीं पड़ती होगी। दीपेश बोला और सब हंसने लगे। तो सौम्य चिढ़कर चुपचाप बैठ गया। हंसी मजाक करते करते वे लोग जू पहुंच गए थे। वहां पहुंचते ही उन्होंने टिकट्स काउंटर से टिकट्स लिए और अंदर आ गए। आज संडे था तो कई सारे लोग अपने बच्चों के साथ जू घूमने आए थे। वो लोग अलग अलग जगह पर जा जाकर जानवरों को देख रहे थे। घूमते घूमते सौम्य कुछ सोचकर बोला, यार मैं तो सोच रहा हूँ जंगल में ही अपना घर बसा लूँ, दुनिया भर की टेंशन से दूर, हरियाली और इन मासूम जानवरों के बीच। हाँ यार, तेरी जानवरों से जल्दी दोस्ती भी हो जाएगी, दीप बोला। तुझे ऐसा क्यों लगता है, सौम्य बोला। तेरे हुलिये से, दीप ने कहा। तो सौम्य गुस्से से लाल हो गया और रुक साले, अब तेरा कुछ ज़्यादा होने लगा है, सौम्य ने कहते हुए अपनी आस्तीनें चढ़ाई और दीप की ओर लपका। पर दीप ने भी सौम्य को चांस नहीं दिया और उसने दौड़ लगा दी। लोगों के बीच वे दोनों चोर पुलिस की तरह दौड़ रहे थे। तभी दीप ने किसी लड़की की आवाज़ सुनी, हेल्प हेल्प। वो रो रो कर पुकार रही थी। वहाँ बहुत कम लोग थे। एक भालू ने उस लड़की की शॉर्ट फ्रॉक को नीचे से मजबूती के साथ पकड़ा हुआ था। दीप ने जब उस लड़की को देखा और पाया कि उस लड़की की हेल्प करने वहाँ कोई नहीं है, तो दीप तेजी से उसके पास पहुंचा। भालू बुरी तरह आवाज़ निकाल रहा था। दीप ने उस भालू को चिढ़ाना शुरू कर दिया। भालू का ध्यान लड़की से हट गया और वो दीप को देखकर भड़कने लगा। इसी बीच फ्रॉक की पकड़ ढीली हुई और लड़की ने उसे अपनी साइड खींच लिया। थैंक गॉड, लड़की ने सुकून की सांस ली और वहां से दूर हटकर एक सीट पर बैठ गई। आप ठीक तो है ना, दीप उस लड़की के पास जाकर बोला। उस लड़की ने अपने बालों को एक साइड करते हुए कहा, थैंक यू सो मच, मैं तो बहुत डर गई थी। कमाल की बात है ना, एक भालू को आपकी फ्रॉक पसंद आ गई, दीप ने कहा। तो लड़की हंसने लगी, सो फनी। वो बोली, वैसे आप यहाँ अकेली आई हैं? दीप उसके पास बैठ गया। नहीं, मैं अपनी दी के साथ आई हूँ, लड़की ने कहा। अच्छा, और मैं अपने दोस्तों के साथ। ओ, तभी वहाँ सौम्य भागता हुआ आया। तो तू यहाँ बैठा है, रुक बताता हूँ, सौम्य ने कहा और एक बार फिर दीप की ओर लपका। तो लड़की खड़ी हो गई और बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? इसे पीटने की कोशिश? पर क्यों, इन्होंने किया क्या है? लड़की बोली। वो आपको क्यों बताएं, ये हम दोनों के बीच की बात है, सौम्य ने कहा। मैं बताता हूँ, इसे जंगल में जाकर रहना है। तो मैंने कहा वहाँ जा, जानवर तेरे जल्दी दोस्त बन जाएंगे। दीप बोला, क्यों? लड़की ने कहा, क्योंकि इसका हुलिया ही ऐसा है कि वो सब इसे अपना दोस्त समझने लगेंगे। दीप ने कहा। तो लड़की फिर जोर जोर से हंसने लगी। तो सौम्य का खून फिर खोल उठा। ठीक है, आज से मैं तुझसे बात ही नहीं करूँगा। सौम्य गुस्से से वहाँ से जाने लगा। तो लड़की ने उसे रोका। अरे ये क्या बात हुई, अब दोस्त मजाक नहीं करेंगे तो कौन करेगा? लड़की बोली, आपके दोस्त ऐसे होते ना तो आपको पता लगता, सौम्य बोला। लड़की खामोश हो गई और उदास भी। क्या हुआ, सौम्य ने पूछा। मेरे तो दोस्त है ही नहीं हैं, उसने अफसोस से कहा। क्या, सच में? दीप और सौम्य साथ में बोले। लड़की ने सिर हिलाया। सो सैड, बट हम हैं ना, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप हमारे फ्रेंड ग्रुप में आ सकती हैं, दीप बोला। क्या सच में? लड़की ने कहा। आपका नाम बताइए, दीप बोला। क्या? अपने दोस्त का नाम पता होना दोस्तों का पहला हक है, दीप ने हाथ बांधते हुए कहा। ओह, अवनी, मेरा नाम अवनी है, लड़की ने मुस्कुराकर कहा। तो मिस अवनी, मैं हूँ दीप और ये है मेरा दोस्त सौम्य। अभी दो और हैं, उनसे मिलने के लिए आपको आगे चलना होगा, दीप ने कहा। पर मेरी दी, उन्होंने मुझे यहीं रुकने के लिए कहा है, अवनी ने यहाँ वहाँ देखते हुए कहा। तो फिर मैं उन्हें यहाँ बुला लेता हूँ, दीप ने कहा और फ़ोन निकालकर दीपेश को कॉल कर दी। कहाँ हो तुम दोनों, दीपेश परेशान सा होकर बोला। लास्ट में, दीप ने जवाब दिया। ठीक है, हम दोनों आते हैं, दीपेश ने कहा और कॉल काट दी। अच्छा, आपका नंबर, दीप बोला। तो अवनी उसे घूर कर देखने लगी। नंबर नहीं होगा तो दोस्ती आगे कैसे बढ़ेगी? मिलना होगा, कहीं साथ जाना होगा, तो कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे? पर अगर तुम्हें नहीं देना है तो नो प्रॉब्लम, कहते हुए दीप फ़ोन जेब में रखने लगा। 9423 अवनी बोलने लगी तो दीप ने नंबर नोट कर लिया। पर तभी वहाँ एक लड़की आई। अवनी, या दी, ये सब? वो दी, चलो हमें लेट हो रहा है। अवनी की दी ने सौम्य और दीप को अजीब नज़रों से देखा और अवनी को लेकर वहाँ से चली गई। ये क्या था यार, अपनी नई दोस्त से ठीक से बात भी नहीं कर पाए, दीप ने कहा। अच्छी लड़की थी, सौम्य बोला।
उसके बाल कितने सुंदर थे ना। दीप कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए बोला। हाँ, पर उसकी फ्रॉक फटी हुई थी। सौम्य बोला। वो भालू ने अपने दांतों से फाड़ी थी क्या? सौम्य बोला। तभी वहाँ दीपेश और अनुज भी आ गए। अरे ये क्या, तुम दोनों तो बिल्कुल ठीक हो। अनुज बोला। क्यों, हमें क्या होना था? दीप बोला। हम तो सोच रहे थे कि तुम दोनों ने एक दूसरे के दो चार दांत तो तोड़ ही दिए होंगे। अनुज ने हंसकर कहा। इस मुलाकात के बाद अवनी और दीप की ऑनलाइन मीटिंग होती रहती थी। वे चारों अवनी के अच्छे दोस्त बन गए थे और दीप एक खास दोस्त। आज दीप, दीपेश, सौम्य और अनुज एक पार्टी क्लब में अवनी का वेट कर रहे थे। दीप ने आज वाइट कलर की टी शर्ट और ब्लैक जीन्स पहनी हुई थी। वो बहुत नर्वस दिख रहा था। सारा क्लब रेड कलर के बलून से सजा हुआ था। वहाँ कई कपल साथ में थे। यार, अगर अवनी ने तुझे ना बोल दिया तो तू क्या करेगा? अनुज ने दीप से पूछा। तू पनौती मत लगा, चुप बैठ, दीप ने कहा। तभी वहाँ हल्की भीगी हुई अवनी आई, जो आज बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसने शॉर्ट स्कर्ट और टॉप पहना हुआ था। दीप उसे देखकर एकदम सकपका गया। अरे अवनी, तुम भीगी क्यों हो? दीपेश बोला। यार पता नहीं आज इतनी बारिश क्यों हो रही है। मैं टैक्सी से आई हूँ, उसने मुझे क्लब से दूर उतारा। भीग गई मैं, अवनी बोली। पर उसने तुम्हें? दीपेश पूरी बात बोल पाता तभी दीप तेजी से अवनी के सामने घुटनों पर बैठ गया और उसकी ओर एक रोज़ बढ़ाते हुए बोला। विल यू बी माई वैलेंटाइन? दीप अब भी घबराया हुआ लग रहा था। अवनी दीप को देखकर चौंकी हुई थी। दीप प्लीज़ ना मत बोलना, दीप आंखें बंद करके बोला। तभी कुछ पल बाद दीप ने एक आवाज़ सुनी। विल यू बी माई वैलेंटाइन? दीप ने आंखें खोलकर देखा तो सामने अवनी भी घुटनों पर बैठी थी और एक रोज़ दीप की ओर बढ़ाया हुआ था। अवनी तुम? दीप हैरानी से बोला। प्लीज़ मना मत करना, अवनी बोली। तो दीप की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसने अवनी के हाथ से फूल लेकर उसे खड़ा किया। थैंक यू सो मच अवनी, तुम नहीं जानती मैं कितना डर गया था। मुझे लग रहा था कहीं तुम मुझे, दीप बोला। तुम भी नहीं जानते दीप, मैं भी बहुत डर गई थी कहीं तुम मुझे, अवनी बोली। मेरी इतनी हिम्मत कि मैं इतनी प्यारी लड़की को रिजेक्ट करूं, दीप बोला। मेरी भी कहाँ हिम्मत कि मैं इतने अच्छे लड़के को रिजेक्ट करूं, अवनी बोली। तो दीप ने उसे गले लगा लिया। इसके बाद अवनी और दीप के बीच प्यार का एक गहरा रिश्ता बनता चला गया, जिसके बारे में ज्योति और अवनी की दी को भी पता था। गौरी प्लीज़ एक कप कॉफ़ी ले आओ, सोफे पर बैठी हुई ज्योति ने किसी किताब के पन्ने को पलटते हुए आवाज़ लगाई। जी बहन जी, किचन से गौरी की आवाज़ आई। तभी ज्योति की नज़र सामने पड़ी। दरवाजे पर अवनी और उसकी बहन खड़ी थी। अरे अवनी बेटा, ज्योति खड़ी हो गई, अंदर आओ। वे दोनों अंदर आई। आज अवनी ने पिंक कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। वो बहुत प्यारी लग रही थी। मॉम, ये मेरी निशा दी हैं, अवनी बोली। तो निशा ने हाथ जोड़कर ज्योति को प्रणाम किया। बैठो ना बेटा, ज्योति ने निशा को कहा और निशा बैठ गई। ज्योति भी वहीं बैठ गई। आंटी जी, मेरे अलावा अवनी का इस दुनिया में कोई नहीं है और मैं भी जॉब के सिलसिले में अक्सर लंदन आती जाती रहती हूँ। कभी कभी पता नहीं होता कि वहाँ कितना वक्त लग सकता है, कब तक रुकना पड़ सकता है, 6 महीने, 3 महीने, 1 साल। इसलिए मैं दीप का हाथ मेरी बहन अवनी के लिए। निशा बहुत झिझक रही थी। ज्योति अवनी की दी निशा की बात सुनकर खुशी से दोगुनी हो गई। उसका चेहरा खिल उठा था। क्या सच में? ज्योति बोली। जी, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो, निशा ने कहा। ये तुम क्या कह रही हो बेटा? तुम नहीं जानती, मैं खुद ही तुमसे इस बारे में बात करने के लिए आने वाली थी, ज्योति खुश होकर बोली। अवनी भी बहुत खुश दिख रही थी। गौरी मिठाई लेकर आओ भाई, ज्योति चिल्लाकर बोली। तो बताओ कब दोनों की सगाई करें, ज्योति निशा से बोली। अभी तो मैं लंदन जा रही हूँ, वहाँ से 1 महीने बाद लौटूंगी। बस मैं चाहती थी कि अभी आपसे बात कर लूँ। मुझे डर था कि कहीं दीप का रिश्ता, निशा बोली। बिल्कुल नहीं, दीप की शादी अवनी से ही होगी। दीप तो खुश नसीब है कि उसे अवनी जैसी लड़की मिल रही है, ज्योति अवनी को प्यार से देखते हुए बोली। कुछ देर बाद अवनी ने कहा। मॉम, दीप कहाँ है? मुझे उससे कुछ बात करनी थी। वो अपने कमरे में है, जाओ मिल लो, ज्योति ने कहा। तो अवनी दीप से मिलने उसके कमरे में आई। दीप खिड़की के पास खड़ा होकर हेडफोन में गाने सुन रहा था। तभी अवनी ने जाकर उसकी आंखों को बंद कर लिया। अवनी, दीप तुरंत बोला। अवनी ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। तुम मुझे इतनी जल्दी कैसे पहचान लेते हो? अवनी रूठते हुए बोली। दीप ने हेडफोन हटाया और अवनी के हाथों को देखते हुए बोला। तुम्हारी खुशबू, तुम्हारे इन सॉफ्ट हाथों का टच मैं कभी नहीं भूल सकता। कहते ही उसने अवनी को अपने करीब कर लिया। छोड़ो दीप, अवनी बोली। तुम जानती हो अवनी, दीप उससे थोड़े दूर होते हुए बोला।
जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो ना, मुझे इस ज़िंदगी से और भी प्यार हो गया है। जहाँ देखो तुम हो, तुम्हें सोचकर ही मेरा चेहरा खिल जाता है अवनी। दीप ने रुक कर कहा। अवनी ने दीप की आंखों में देखा। तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? दीप की आंखों में एक अजीब सा डर नजर आ रहा था। कभी नहीं दीप, पर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? अवनी बोली। पता नहीं अवनी, मैंने कल रात एक अजीब सा सपना देखा। बहुत अजीब था वो। मेरा कमरा एकदम खाली खाली था। सब कुछ ऐसे था जैसे कुछ खो गया है मुझसे। मैंने अंदर से दीप याद करते हुए बोला। दीप, तुम भी ना क्या सपने वपने को सोचकर परेशान हो गए? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बल्कि मेरी दी तो आज मोम से हमारे रिश्ते की बात करने आई है। अवनी उत्साह से बोली। क्या? क्या तुम सच कह रही हो? दीप उछल पड़ा। हाँ, शादी हम बाद में करेंगे, पर सगाई तो कर ही सकते हैं। अवनी बोली। सगाई क्यों? मुझे तो शादी ही करनी है। दीप बच्चों की तरह बोला। तुम भी ना दीप, अभी मैं पढ़ रही हूँ और मेरी दी मुझे बिना पढ़ाई पूरी किए कभी शादी नहीं करने देंगी। अवनी बोली। चलो ठीक है फिर, सगाई ही सही, पर ये तो बताओ कि सगाई की डेट कब की निकली है? दीप बहुत एक्साइटेड था। वो मुझे नहीं पता। आज शाम को दी लंदन जाने वाली हैं। वो वहाँ से एक महीने बाद आएंगी, इसलिए सगाई का उनके आने के बाद ही शायद पता लगेगा। अवनी ने कहा। तो तुम एक महीने तक अकेली रहोगी? दीप टेंशन के साथ बोला। हाँ, अब तो आदत हो गई है, अवनी ने कहा। दीप को अवनी से बातें करते हुए कुछ याद आया और वो उछलकर बोला। एक मिनट, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या? अवनी बोली। रुको, दीप ने कहा और कबर्ड खोलकर उसमें से एक पेपर बैग निकाला। ये क्या है? अवनी बोली। खुद ही देख लो। अवनी ने बैग खोलकर देखा तो बोली। इसमें तो ड्रेस है। हाँ, मैं आज सुबह ही किसी काम से मॉल गया था। ये ड्रेस देखकर मैं समझ गया कि ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए बनी है। दीप बोला। सच में? तुम मक्खन लगाना बहुत अच्छे से जानते हो। ड्रेस को बैग से निकालते हुए अवनी ने मुस्कुराकर कहा। गॉड प्रॉमिस यार, मुझे यही लगा था। दीप बोला। ओके ओके, मैं इसे घर जाकर ट्राई करूँगी। अवनी बोली। घर जाकर क्यों, यहीं करो ना। दीप तेजी से बोला। पर यहाँ कैसे? जैसे अपने घर पर करोगी बिल्कुल वैसे ही, दीप ने कहा। दीप, तुम बिना, मेरा मतलब ये है कि यहाँ पहनूंगी तो दी और मोम क्या सोचेंगी? अवनी ने कहा। बस यही सोचेंगी कि मेरी चॉइस कितनी अच्छी है। दीप बोला। अब जाओ जल्दी इसे पहन कर आओ। मैं तुम्हारा यहीं वेट कर रहा हूँ। दीप बोला। पर दीप, जाओ जाओ जल्दी जाओ। दीप ने अवनी को ज़बरदस्ती वॉशरूम की ओर धकेलते हुए कहा तो वो चली गई। दीप अपने बेड पर लेटकर अवनी के बाहर आने का वेट करने लगा। कुछ ही देर में जब अवनी बाहर आई तो दीप उसे देखते ही बेड से उठ बैठा। वाह, ये ब्लैक ड्रेस तुम पर बहुत सूट कर रही है। लग रहा है कि दीप ने आकर अवनी को अपने बेहद करीब कर लिया। अवनी दीप की नशीली आंखों में खोती जा रही थी। दीप अवनी के गुलाबी होंठों के पास अपने होंठों को आहिस्ता से लेकर जा रहा था। पर तभी अवनी का फ़ोन बजा और दीप का मूड खराब हो गया। ये क्या है अवनी? दी का कॉल है, अवनी ने फ़ोन देखते हुए कहा और कॉल एक्सेप्ट कर ली। या दी? अवनी बोली। अब हमें चलना चाहिए अवनी, मुझे एयरपोर्ट भी निकलना है। फ़ोन की दूसरी ओर से निशा की आवाज़ आई। ओके दी, मैं आती हूँ नीचे, कहकर अवनी ने कॉल कट कर दी। दीप ने अवनी की बातें सुन ली थी और वो बहुत गुस्से में था। अच्छा दीप, में अवनी ने नज़र उठाकर देखा तो दीप का चेहरा देखकर वो अचानक रुक गई। मैं ठीक से अभी तुम्हें देख भी नहीं पाया और तुम कभी कहीं नहीं जा रही हो। ओके, दीप बोला। दीप, दी को एयरपोर्ट निकलना है, मेरा जाना ज़रूरी है। अवनी दीप को समझाते हुए बोली। हद है यार, वैसे मैं कल फ्री हूँ, तुम चाहो तो घर पर आ सकते हो। अवनी प्यार से बोली और कुछ ही देर में उसने दीप को मना लिया। लेकिन जब अवनी वहाँ से जाने लगी तो दीप अजीब सी टेंशन में नजर आया। अवनी, वो तेजी से बोला। अब क्या हुआ? अवनी परेशान होकर बोली। अवनी, मुझे बहुत अजीब लग रहा है यार, पता नहीं क्यों। तुम अपने सपने की वजह से परेशान हो रहे हो। प्लीज़ उसे निकाल दो अपने दिमाग से और गाने सुनो अच्छे अच्छे। ओके, कहकर अवनी वहाँ से चली गई। तभी दीप की नज़र सोफे पर पड़ी जहाँ अवनी की पिंक ड्रेस भी पड़ी हुई थी। अवनी अपनी ड्रेस तो यहीं रखकर भूल गई। उसने वहां से उठाते हुए कहा। कोई बात नहीं, मैं कल उसे दे दूंगा, कहकर उसने ड्रेस कबर्ड में रख दी और फिर हेडफोन लगाकर गाने सुनने लगा। सुबह का सूरज निकल गया था। आज दीप की नींद जल्दी खुल गई थी। जब वो नीचे आया तो उसने देखा कि ज्योति पूजा की तैयारियों में व्यस्त है और कोई भजन गुनगुना रही है। दीप आकर सोफे पर बैठ गया। पूजा की तैयारियां करते हुए जब ज्योति की नज़र अपने लाडले पर पड़ी तो वो चौंक गई। दीप, वो बोली। या मॉम, गुड मॉर्निंग। दीप थोड़ा बेचैन सा दिखाई दे रहा था और उसके हाथ में अखबार था।
आज सूरज कहाँ से निकला है भाई? साहबजादे सुबह 6 बजे ही नहा धोकर नीचे आ गए। सब ठीक तो है ना? ज्योति बोली। पता नहीं मॉम, रात भर ठीक से नींद नहीं आई और अभी भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे लगा शॉवर लेने के बाद थोड़ा रिलैक्स फील करूंगा, पर फिर भी कुछ ठीक नहीं हुआ। दीप की आवाज़ में भी बेचैनी मौजूद थी। दीप की बात सुनकर ज्योति तुरंत अपना काम छोड़कर आई और दीप का माथा चेक करने लगी। सिर तो ठंडा है तेरा, फिर क्या हुआ है? अवनी से लड़ाई तो नहीं कर ली? नहीं मॉम, उससे लड़ाई क्यों करूँगा, दीप बोला। फिर क्या हुआ मेरे बच्चे को? 1 मिनट, फ्रेश जूस पी, शायद कुछ अच्छा लगे। रुक, तुम्हें लेकर आती हूँ, ज्योति ने कहा और वो दीप के लिए जूस लेने चली गई। अखबार के पन्ने पलटते हुए दीप की नज़र एक ऐसी तस्वीर पर पड़ी जिसे देखकर एक पल के लिए उसे अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। ये ले जूस, ज्योति ने आकर दीप की ओर जूस बढ़ाया। पता नहीं ये रिपोर्टर्स कैसी तस्वीरें छाप देते हैं, दीप ने चिढ़कर कहा और पेपर साइड में पटक दिया। क्यों, क्या हुआ? ज्योति बोली। आप ना ही देखो तो अच्छा है, दीप ने जूस लेते हुए कहा। तभी दीप का फ़ोन बजा। दीप ने देखा कि कॉल निशा की है। निशा दी की कॉल इतनी सुबह सुबह? दीप कॉल देखकर बोला। निशा की कॉल है, जल्दी उठा बेटा, हो सकता है कोई ज़रूरी काम हो। ज्योति ने दीप की बात सुनकर कहा। दीप ने कॉल एक्सेप्ट की और बोला, हेलो दी, गुड मॉर्निंग। दीप, क्या हुआ दी, आप रो क्यों रही हो? दीप ने तुरंत जूस का गिलास टेबल पर रख दिया। वो बहुत घबरा गया था। ज्योति भी दीप की बात सुनकर घबरा गई थी। दीप, अवनी, कहते हुए निशा बहुत तेज रोने लगी। क्या हुआ अवनी को? आप रो क्यों रही हैं? मुझे बहुत घबराहट हो रही है दी, प्लीज़ बताइए, सब ठीक तो है ना? कहते कहते दीप का गला भर आया था। वो अंदर से बहुत डर गया था। अगर मैं लंदन नहीं आती तो शायद आज सब ठीक होता। निशा की तोती हुई आवाज़ आई। कल रात हमारे घर में गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। और अवनी, निशा इसके आगे बोल नहीं पाई, वो बस रोती रह गई। दीप के हाथ से उसका मोबाइल फ़ोन छूट गया। क्या हुआ दीप, सब ठीक तो है? ज्योति हड़बड़ा गई। उसने दीप का फ़ोन उठाया और निशा से बोली, निशा बेटा क्या हुआ? अवनी नहीं रही आंटी। निशा रोते हुए बोली, मुझे नहीं पता था कि अखबार की जिस तस्वीर को देखकर मैंने नजरें चुरा ली थी वो मेरी अवनी की थी। जल चुकी थी, वो बुरी तरह जल चुकी थी। दीप चारू को सारी बात बताते बताते खुद को संभाल नहीं पाया और रो पड़ा। दीप की कहानी सुनकर आज चारू की आंखें भी नम हो गई थी। उसने खुद को संभालने के बाद दीप के कंधे पर हाथ रखा। बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। मैं अवनी को कभी नहीं भुला सकता, कभी भी नहीं। अगर मुझे पता होता कि वो उस दिन मुझसे हमेशा के लिए दूर जाने के लिए जा रही है तो मैं उसे कभी नहीं जाने देता, कभी भी नहीं। दीप बोला। उसकी आंखें लाल हो गई थी। चाव ने दीप को पानी दिया और बोली, लेकिन लेकिन क्या वो होती तो तुम्हें इस तरह उदास रहता देख पाती? तुम उसे मत भूलो, पर कम से कम अपनी ज़िंदगी को ज़िंदगी की तरह जीना तो शुरू करो। चारू बोली। ज़िंदगी? कौन सी ज़िंदगी? ये खेल तमाशे की ज़िंदगी जिसमें सिर्फ खरीदो और बेचो का बिजनेस है। कोई प्यार करने वाला नहीं, खुश रखने वाला नहीं, साथ निभाने वाला नहीं। वो ज़िंदगी ही तो जी रहा हूँ मैं। भगवान मुझे खुश देखना ही नहीं चाहता, तभी तो अब अवनी के बाद मोम को भी मुझसे छीनना चाहता है। दीप बोला। तो किसने कहा कि तुम खेल तमाशे की ज़िंदगी जियो? तुम किसी से प्यार करो, शादी करो, अपनी फैमिली बनाओ। चारू बोली। नहीं हो सकता ऐसा, कभी नहीं। मेरे सारे सपने, सारी खुशियाँ अवनी के जाते ही चली गई। अब कुछ भी नहीं हो सकता। दीप बोला। बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अगर तुम चाहो तो। चारू बोली। मुझे नहीं चाहना, मुझे मेरी अवनी के बिना कुछ भी नहीं चाहना, समझी तुम? और हाँ, याद रखना, तुम कभी मेरे करीब आने की कोशिश नहीं करोगी। मैं सिर्फ तुम्हें यहाँ माँ की खुशी के लिए लाया हूँ, जिसके लिए तुमने कीमत ली है। दीप चारू को सख्त लहजे में उंगली दिखाकर बोला। चारू को इस वक्त दीप पर गुस्सा नहीं बल्कि तरस आ रहा था। उसने इस वक्त दीप से कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा। सुबह हो गई थी और चारू नहाने के बाद अपने बालों को आईने के सामने खड़ी होकर सुखा रही थी। उसने आज खूबसूरत सी रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी। वो साड़ी में बहुत प्यारी लग रही थी। दीप की आंख खुली और वो भी उठकर बैठ गया। जब उसने सामने खड़ी चारू को देखा तो एक पल के लिए उसे हैरानी हुई। तुम तुम कौन हो? दीप अपनी आंखें ठीक से खोलकर देखते हुए बोला। चारू मुड़ी और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। तू तो बिल्कुल मेरे जैसा भुलक्कड़ है यार। पता है, मेरे साथ भी सुबह यही हुआ। जब मैं उठी और मैंने अपनी आंखों के सामने तेरा चेहरा देखा तो मैं चौंक गई कि मेरे बेड पर यह आदमी कहाँ से आया। चारू बोली। ओ तुम।
मैं सचमुच भूल गया था। दीप को जैसे ही याद आया कि चारू उसकी नकली वाइफ बन के आई है तो बोला और ठीक से बैठ गया। वैसे एक बात बताओ, ये साड़ी मैंने ठीक से तो पहनी है ना? क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में साड़ी दूसरी बार पहनी है, तो मुझे डाउट है कि शायद ठीक नहीं है। मैं लड़का हूँ, लड़की नहीं, मुझे साड़ी वाड़ी के बारे में कुछ पता नहीं है। दीप ने अपने पैरों के ऊपर से चादर हटाते हुए कहा और उठकर खड़ा हो गया। तो मैंने कब कहा कि तुम लड़की हो? साड़ी पहनी नहीं है तो पहनते हुए देखो तो होगा ना कि लड़कियां औरतें कैसे। तुम अपनी बकवास बंद करोगी? मैं औरतों और लड़कियों को घूरता नहीं रहता हूँ। जो मुझे ये सब पता होगा जाकर मॉम से पूछ लो। दीप चिढ़कर बोला और वॉशरूम में चला गया। सही है, ये किसी से शादी नहीं कर रहा, वरना उस बेचारी लड़की का तो जीना हराम कर देगा ये। पर मुझे क्या, मॉम को कॉल कर लेती हूँ। रात में उनकी कॉल्स के जवाब मैसेज से देने पड़े थे। कहते हुए चारू ने अपना फ़ोन उठाया और अपनी माँ को कॉल किया। कुछ ही सेकंड्स में कॉल रिसीव हो गई। हेलो, हाँ चारू, कैसी है तू? कल से कॉल कर रही हूँ, तू बात ही नहीं कर रही। जानती है कितनी टेंशन हो रही थी मुझे। अरे अरे, अब क्या बोलती ही जाओगी? आपको पता है ना, मैं कल थक गई थी। मैसेज किया था ना, चारू बोली। मैसेज किया था, उससे क्या होता है? 1 मिनट बात कर लेती तो क्या हो जाता? दूसरी ओर से आवाज़ आई। अच्छा बाबा, अब 1 मिनट बात कर लिया करूँगी, ओके। चलो अब 1 मिनट हो गया, रखती हूँ। रुक, अभी मत रखना, जे को भी तुझसे कुछ बात करनी है, राखी ने कहा। हेलो चारू। हाँ बोल, कैसा है वहाँ सब कुछ? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? जे बोला। तू नहीं है तो सब ठीक है, चारू बोली। और यहाँ तू नहीं है तो ठीक है, जे ने कहा। हाँ वो तो मैं जानती हूँ, अब बाद में बात करूँगी, बाय, चारू बोली। अरे सुन तो, जे की बात पूरी हो पाती उसके पहले ही चारू ने कॉल कट कर दी और वो पूरी तरह तैयार होकर नीचे पहुँच गई। आओ बेटा, तुम्हारे साथ दीप नहीं आया? ज्योति ने चारू के आते ही कहा। नहीं मॉम, वैसे मॉम मैंने ये साड़ी ठीक से तो पहनी है ना? चारू घूम घूम कर अपनी साड़ी दिखाते हुए बोली। अरे बहुत अच्छे से पहनी है और तुम बहुत प्यारी लग रही हो। चलो नाश्ता कर लो और फिर दीप के साथ तुम्हें उसकी कंपनी भी तो जाना है ना? ज्योति ने कहा। चारों डाइनिंग टेबल पर बैठ गई और नाश्ता परोसने लगी। तभी ज्योति ने उसे टोका। अगर हम दीप का थोड़ा वेट कर लें तो कैसा रहेगा? चारों ज्योति की बात समझ गई और शांत बैठ गई। कुछ ही देर में वहां दीप आया और उन तीनों ने साथ में नाश्ता किया। ओके मैम, मैं निकलता हूँ। दीप टेबल से उठा और जाने लगा। ज्योति कुछ कहती तभी चारू ने उसे इशारा करके चुप रहने को कहा और वो खड़ी होकर दीप के पीछे चुपके चुपके चलने लगी। ये लड़की बच्ची है पूरी, ज्योति चारू की हरकत देखकर बोली और मुस्कुराने लगी। दीप बाहर पहुंचा और अपनी कार में बैठ गया। तभी चारू चोरी से दीप की कार में छुपकर बैठ गई। दीप ने कार स्टार्ट की और आगे बढ़ गया। दीप बिल्कुल अनजान था कि चारू उसके साथ है। अच्छा हुआ मोम ने चारू को साथ ले जाने को नहीं कहा। दीप अपने आप में ही गड़बड़ाया। अच्छा बच्चू, चारू धीरे से बोली। कुछ ही देर में दीप ने एक बड़ी और खूबसूरत बिल्डिंग के सामने कार रोकी। दीप उतरा तभी चारू भी नीचे उतर गई। दीप अंदर जाने लगा तो चारू भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। चारू के मन में लड्डू फूट रहे थे। जैसे ही दीप अंदर पहुंचा, सारा स्टाफ उसे मॉर्निंग विश करने लगा। सारा ऑफिस खूबसूरती से सजा हुआ था। तभी वहां मैनेजर और दीप की सेक्रेटरी मोना बुके लेकर आए और बोले, वेलकम सर। ये सब क्या है मोना? दीप परेशानी के साथ बोला, सर आपको कल बोला था ना। देखो चारू नहीं आई है, इसलिए सब लोग अपना अपना काम करो। दीप सख्ती से बोला, सर आप मजाक कर रहे हैं? ये तो हम सब के लिए सरप्राइज है। आप मजाक करने लगे चारू मैम के आते ही। मोना एकदम हैरान और खुश होते हुए बोली, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, दीप बोला। तभी मैनेजर ने कहा, क्या सर, मैम आपके पीछे हैं और आप कह रहे हैं कि आप मजाक नहीं कर रहे? वाट? दीप ने चौंकते हुए मुड़कर देखा। चारू को देखते ही दीप हैरान हो गया। तुम यहाँ कब आई? दीप बौखलाया हुआ सा बोला, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं तुम्हारे साथ ही आई हूं ना दीप। चारू एकदम भोली बनकर बोली। पर दीप कुछ कहता उसके पहले ही उसने वहां मौजूद अपनी कंपनी के स्टाफ को देखा। आखिर उसे मजबूरी में ही सही चुप होना पड़ा, मगर उसकी चारू से नाराजगी बढ़ गई थी। सारा स्टाफ चारू का स्वागत करने में जुट गया। चारू भी उन सबसे अच्छे से घुल मिल गई थी। चारू सबसे बात कर ही रही थी कि तभी वहां एक आदमी खूबसूरत सा चॉकलेट केक लेकर आया जो काफी बड़ा था। चारू की नज़र जब वहां गई तो उसे यकीन नहीं हुआ कि ये सब उसके लिए हो रहा है। मैम, हम चाहते हैं कि आपका यहाँ पहली बार आना सबसे यादगार हो, इसलिए हम सब ने एक पार्टी प्लान की है। पहले हम केक कट करवाएंगे आपसे और फिर कोई ऐसा गिफ्ट जो आपको पसंद आ सकता है।
उसके बाद हम सब डांस करेंगे, ठीक है ना मैम? मोना ने चारू को सब बताया। अरे यार, ये क्या किया तुमने? चारू बोली। मैम, मैंने कुछ गलत कहा क्या? मोना थोड़ी परेशान होकर बोली। और नहीं तो क्या, तुमने सारा सरप्राइज मेरे सामने ही खोल कर रख दिया। चारू ने कहा। ओह, पर मुझे लगा। मोना बोली। कोई बात नहीं, पर थैंक यू मेरे लिए इतना सब करने के लिए। चारू बोली। मैम, एक्चुअली हम सब इस शादी से बहुत खुश हैं, क्योंकि हमें पता है कि अब हमारे बॉस बदलेंगे, वो ज़िंदगी को एंजॉय करेंगे। मोना बोली। इन सबको भी मुझसे बहुत उम्मीद है। चारू बड़बड़ाई। मैम, आपने कुछ कहा? मोना बोली। नो नो, तो फिर चलिए ना, केक कट करते हैं, मोना ने कहा। चारू केक के सामने जाकर खड़ी हो गई। दीप को भी उन सब की बातें माननी पड़ रही थी। उसने और चारू ने साथ में जैसे ही केक काटा, सब लोग तालियां बजाने लगे। फिर सबने डांस करना शुरू कर दिया। पर तभी, स्टूपिड, तुमने मेरे सारे कपड़े गंदे कर दिए, मोना किसी वेटर पर बुरी तरह भड़की। वहाँ सब लोग शांत होकर मोना और उस वेटर को देखने लगे। ये क्या हो रहा है? चारू वहाँ जाकर बोली। देखे ना मैम, ये लोग एक भी काम ढंग से नहीं कर सकते। मेरी ड्रेस पर ड्रिंक गिरा दी है इस औरत ने। बदतमीज़, मोना उस औरत को बुरी तरह देखकर बोली। चारू ने जैसे ही उस औरत को अपने साइड घुमाया, उसके होश उड़ गए। माफ़ कीजिएगा मैडम, गलती से। उस औरत ने नज़र उठाकर देखा तो माँ। चारू बड़बड़ाई। वो एकदम शॉक्ड थी। चारू के सामने एक वेटर के रूप में उसकी माँ राखी खड़ी हुई थी। राखी अपने सामने चारू को एक शादीशुदा लड़की के भेष में देखकर हैरान थी। अब जाओ यहाँ से, मोना चिल्लाई तो राखी यहाँ वहाँ देखकर वहाँ से चली गई। चारू को आज एहसास हो गया था कि उसकी माँ उसके लिए क्या क्या करती थी। चारू अपनी माँ के पीछे गई। राखी एक रूम में जाकर रोने लगी। चारू ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा। माँ, आप ये काम? खबरदार, जो मुझे माँ कहा तो। राखी ने चारू की ओर उंगली तान दी। मुझसे और जैसे झूठ बोलकर तूने शादी कर ली? मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला कि दूसरे शहर में तेरी नौकरी लग गई है? तुझे ज़रा भी शर्म नहीं आई अपनी माँ से इतना बड़ा झूठ बोलते हुए? तुम लोगों के लिए मैंने क्या नहीं किया? जो भी काम मिला कर लिया, जो भी मिला वो। और तुमने मुझे क्या दिया? धोखा। क्यों? क्या तू हमसे सच बताती तो हम तेरी भावनाएं नहीं समझते? या फिर तूने इसलिए हमसे झूठ बोला कि हम कहीं तेरी शादी में आकर तेरी इज्जत कम ना कर दें? क्या हम इतने पराये थे? राखी रोते हुए बोली। माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कोई शादी नहीं की है। चारू अपनी माँ के हाथ पकड़कर बोली। तो फिर ये सब क्या नाटक है? क्या है ये सब? राके का गुस्सा आज सातवें आसमान पर था। मैं कैसे बताऊं आपको? चारू बोली ही कि तभी वहां मोना आई। एक्सक्यूज मी मैम, आपको कुछ चाहिए क्या? आप यहाँ क्यों आई? वहीं बता देती। मोना बोली। हाँ, वो मुझे पानी पीना था। चारू बोली। पानी दो मैम को। मोना राखी को गुस्से से घूरते हुए बोली। चारू को यह बहुत अजीब लग रहा था। राखी ने अपने आप को संभालते हुए चारू को पानी दिया। चारू ने पानी पी लिया। फिर वो मोना से बोली। मोना। जी मैम। क्या मैं तुम्हारे बॉस की वाइफ हूँ? तो मैं तुम्हें गलती करने पर ऐसे डांट सकती हूँ जैसे तुमने इन्हें डांटा? मैम, पर ये बस उतना बताओ जितना मैंने पूछा। मोना शर्मिंदा होकर चुप हो गई। सॉरी बोलो इनसे, चारू बोली। सॉरी, मोना ने कहा और फिर वो बाहर आ गई। माँ, मैंने डील की है मिस्टर दीप अरोड़ा से। चारू थोड़ा झिझक कर बोली। कैसी डील? यही कि उनकी मम्मी के मरने तक मैं उनकी पत्नी बनकर रहूंगी। क्या? ये क्या बोल रही है तू? राखी बुरी तरह चौंकी हुई थी। उनकी मॉम 6 महीने के अंदर अंदर मर जाएंगी, फिर मैं फ्री हो जाऊंगी। और माँ, आपको नहीं पता कि इस काम के लिए मुझे कितने पैसे मिले हैं? चारू खुश होकर बोली। पर तभी राखी ने चारू के गाल पर एक जोरदार छापड़ जड़ दिया। मैं तो समझती थी कि तू अभी बच्ची है, दुनियादारी नहीं जानती, इसलिए पैसे के पीछे पागल रहती है, लेकिन तूने तो शादी जैसे रिश्तों को मजाक बनाकर रख दिया। राखी की आंखें भरी हुई थी और वो बहुत दुखी लग रही थी। चारू की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने उन्हें पहुंचा और बोली। मैंने जो भी किया अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए किया, और मैं अब भी कहती हूँ कि मैंने कोई गलती नहीं की, उसने कहा और वहां से चली गई। चारू को एक ड्राइवर ने घर छोड़ दिया था। वो आज थोड़ी परेशान थी। माँ तो बस यही चाहती थी कि मैं भी उनकी तरह सत्यवादी हरिश्चंद्र बन के दूसरों की डांट सुनती रहूं, लेकिन ऐसा ना कभी हुआ है, ना कभी होगा। चारू सिर्फ इस दुनिया में रानी की जिंदगी जीने आई है, जो मैं जी रही हूँ और हमेशा जीऊँगी। चारू अपने कमरे में यहाँ वहाँ भटक रही थी। वो बहुत ज़्यादा चिड़ी हुई थी। अचानक उसकी चिढ़ इतनी बढ़ गई कि वो दीप के कमरे की मनुष्यत देखकर बौखला गई। और इस साले को अगर ऐसी ही मनुष्यत पसंद है
तो जाकर शमशान घाट में क्यों नहीं रहने लगता? इसको तो मैं आज ही बताऊंगी। चारू चिड़चिड़ाते हुए वहां से निकली और सीढ़ियां उतरती हुई तेजी से नीचे आई। आपकी हालत धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है मिसेज अरोड़ा, और मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। नीचे हॉल में डॉक्टर ज्योति की रिपोर्ट्स देखते हुए अफसोस से बोली। भगवान की मर्जी के आगे किसकी चलती है डॉक्टर साहब, ज्योति बोली। तभी गौरी आंटी चारू आते ही चिल्लाने लगी। गौरी भागकर चारू के सामने पेश हुई। क्या हुआ बहू रानी, सब ठीक तो है? गौरी घबराकर बोली। कुछ भी ठीक नहीं है, मुझे अभी के अभी म्यूजिक सिस्टम चाहिए। कमरे को खूबसूरत बनाने के लिए पेंटिंग्स, क्राफ्ट, डॉल्स और जो कुछ भी हो सकता है वो सब चाहिए। एक बड़ा सा टेलीविज़न भी ऑर्डर कर दीजिए, चारू बोली। जी जी बहू रानी, हम अभी सब मंगवा देते हैं, लेकिन लेकिन आप इतनी गुस्से क्यों? गौरी अपनी बात पूरी कर पाती उसके पहले ही बोली। बस इसलिए कि मुझे उस कमरे में घुटन हो रही है, चारू बोली और वहाँ से चली गई। डॉक्टर चारू को ही देखती रह गई। भगवान जो भी करता है डॉक्टर अच्छे के लिए करता है। न जाने क्यों ज्योति चारू की इस हरकत से नाराज़ नहीं बल्कि खुश थी। जी मिसेज अरोड़ा, डॉक्टर बोली। करीब 1 घंटे में सारा सामान चारू के सामने था। चारू ने अपनी कमर कस ली थी। तभी वहां गौरी और कुछ आदमियों के साथ ज्योति आई। चारू पेंटिंग्स के लिए सही जगह तलाश रही थी। बेटा, तुम्हें इस कमरे को जैसा भी लुक देना हो इन्हें बता दो, ये वैसा ही करते जाएंगे। हम नहीं चाहते कि हमारी बहुरानी को इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। ज्योति ने आदमी की ओर इशारा किया। अच्छा, फिर तुम इस पेंटिंग को वहाँ, हाँ वहाँ बेड के एकदम सामने लगाओ। जब भी आँख खुले ये खूबसूरत सा सीन दिखाई दे। चारू एक आदमी से बोली। ये सब देखकर ज्योति बहुत खुश हो रही थी। धीरे धीरे चारू ने दीप के बेरंग कमरे को पूरी तरह अपने मिजाज जैसा रंगीन बना डाला था। ये हुई ना बात, इसे कहते हैं ड्रीम रूम। चारू उस कमरे को चारों ओर से देखते हुए बोली। मैडम, ये फोटो कहाँ लगाएं? एक आदमी ने एक बड़ी सी तस्वीर चारू को दिखाते हुए कहा। ये तो मेरी फ़ोटो है। ये फ़ोटो चारू की ही थी, जो कल फंक्शन में निकलवाई गई थी। हाँ बहुरानी, ये बहन जी ने स्पेशली बोलकर आज के लिए आज मंगवाई है। गौरी बोली। क्या सांस मिली है यार। समझ नहीं आता कि वो सांसें कैसी होती होंगी जिनकी बहुएं उन्हें प्यार नहीं करती। बहन जी बहुत अच्छी हैं, पर ना जाने भगवान ने क्यों इन्हें इतनी कम जिंदगी बख्शी। कहते कहते गौरी का गला भराया। अच्छे लोगों की उम्र कम ही होती है गौरी आंटी, चारू बोली। तो गौरी हैरान रह गई और चुप हो गई। ये तो बड़ी मुंहफट है, गौरी बड़बड़ाई और वहां से चली गई। अच्छा, ये मेरी फोटो है ना, तो इसे किसी अच्छी जगह पर होना चाहिए। लेकिन कहाँ? सोचते सोचते चारू की नज़र उस जगह पर पड़ी जहाँ उसने सबसे पहले पेंटिंग लगवाई थी। अच्छा, एक काम करो, ये बेड के सामने वाली पेंटिंग की जगह मेरी फोटो लगाओ, जिससे मैं इस रोज़ सुबह देख सकूं। चारू एकदम खुश होकर बोली। और फिर ठीक वही हुआ। रात के 9 बज रहे थे। ज्योति दवाई लेकर सो गई थी। गौरी और सुंदर दीप के आने का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर में दीप आया तो गौरी बोली। दीप बाबा, बहन जी और बहुरानी खाना खाकर सो चुकी हैं। आप जल्दी से फ्रेश होकर आ जाइए, हम खाना लगाते हैं। नहीं काकी, मुझे भूख नहीं है। आप और काका भी सो जाइए। लेकिन काकी प्लीज़, दीप ने कहा तो गौरी को चुप होना पड़ा। दीप अपने कमरे की ओर बढ़ गया। उसने जैसे ही अपने कमरे का दरवाज़ा खोला। जियो तो हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो हर पल गाने पर चारू मस्त होकर नाच रही थी। उसे कुछ भी खबर नहीं थी। दीप ने जैसे ही अपने कमरे को ध्यान से देखा, वो देखता ही रह गया। दीप ने तेजी से म्यूजिक सिस्टम ऑफ कर दिया। जियो तो हर पल चारू गाते और नाचते हुए रुकी। उसने जब सिस्टम की तरफ देखा तो वहां दीप खड़ा था। चारू ने अपने बिखरे हुए बालों को एक साइड किया और कमर पर हाथ रखकर बोली। ठीक हो रहा था, और तुमने? यार अभी अभी तो मूड ज़रा, मैं तुमसे बोल चुका हूँ कि मुझे ये सब कमरे कमरे में पसंद नहीं है। फिर तुम क्यों? दीप दांत पीस कर बोला। अब ये सिर्फ तेरा नहीं, मेरा भी कमरा है, और दूसरे कमरे के लिए मैंने मॉम से बात की थी, पर वो हैरान हो गई। कहने लगी एक पत्नी को अपने पति के साथ ही रहना चाहिए, इसलिए मुझे जो ठीक लगा किया, और अब कुछ नहीं हो सकता। चारू बोली और बेड पर बैठ गई। दीप ने खुद को रिलैक्स किया। वो वॉशरूम में चला गया। बेचारा कितना मजबूर है, अपनी मरी हुई महबूबा का शौक नहीं मना पा रहा, अपनी मरने वाली माँ की खुशी के लिए। चारू बोली और बेड पर बैठे बैठे ही पीछे की ओर गिर गई। कुछ ही देर में दीप नॉर्मल लोअर टी शर्ट में बाहर आया तो उसने देखा कि चारू बेढंगे तरीके से पूरे बेड पर फैली हुई है।
उसकी आंख लग चुकी है। दीप ने एक बार फिर उस कमरे को सजा हुआ देखा तो ना जाने क्यों उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी दिखी। उसने चारू को ठीक से लेटाया और सोने की कोशिश करने लगा, पर ना जाने क्यों उसे उस कमरे में अजीब सा लग रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो उठकर खिड़की के पास बैठ गया और आसमान के सितारों को देखने लगा। करीब आधे घंटे तक वो ऐसे ही बैठा ना जाने क्या सोचता रहा। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। दीप ने हैरानी से मुड़कर देखा तो सामने चारू थी। तुम सोई नहीं? दीप ने फिर से सिर आसमान की ओर कर लिया। नींद नहीं आ रही थी पर प्यास लगी तो उठ गई। चारू बोली। तो पानी पी लो, दीप बोला। वही तो पीना है, चारू तंगाकर बोली। तो पी लो। कैसे पीऊं? ओ गॉड, पानी कैसे पीते हैं? दीप बोला। वो मुझे पता है कैसे पीते हैं, पर यह नहीं पता कि जब पानी हो ही ना तो कैसे पीते हैं। चारू बोली। क्या? गौरी काकी ने पानी नहीं रखा? दीप बोला। उन्होंने रखा था पर मैं पी गई। वो क्या है ना, नाचते नाचते थक जाती थी तो। चारू जमाई लेकर बोली। तो नीचे चली जाओ, दीप ने कहा। तुम भी चलो ना, चारू बोली। क्या? मैं क्यों आऊं? अरे तुम्हारा इतना बड़ा घर है, मुझे यहाँ डर लगता है, चारू बोली। तो दीप ने सिर हिलाया और खड़ा हो गया। चलो, दीप ने आगे बढ़ने का इशारा करते हुए कहा। पहले तुम चलो ना, चारू बोली। यकीन नहीं होता तुम्हें भी किसी से डर लगता है, गहरी सांस लेकर दीप बोला और आगे चलने लगा। वैसे तो मुझे किसी से डर नहीं लगता, पर तुम्हें पता है जो बड़े बड़े घर होते हैं ना, वहाँ अक्सर आधी रात में चोर उचक के घुस आते हैं और उनका कोई भरोसा नहीं, किसी को भी कहीं भी टपका सकते हैं। चारू दीप के पीछे चलते हुए बोली। वो लोग नीचे आ गए थे, लाइट्स ऑफ थी, बस कम रोशनी वाले बल्ब जले हुए थे। चारू की बात सुनकर दीप को ये बात याद आ गई कि उसकी माँ को भी कोई मारने आया था। दीप चुपचाप किचन में आ गया। उसने फ्रीज खोला और एक पानी की बोतल निकाली, पर तभी कुछ गिरने की आवाज़ आई। चारू चौकन्नी हो गई। दीप ने भी तुरंत मुड़कर देखा। कौन है यहाँ?" दीप बोला ही था कि तभी किसी ने उसका पीछे से किसी चीज़ से गला कस लिया। चारू का भी किसी ने मुंह पकड़ रखा था। चारू अपने हाथ पैर मारने लगी। दीप भी छूटने का भरसक प्रयास करने लगा। चारू ने जोर लगाकर उस आदमी का हाथ अपने मुंह से हटा दिया। साले! छूटते ही उसने आदमी के पेट में लात मारी, पर तभी दूसरे ने रिवॉल्वर निकाल ली और दीप के माथे पर रख दी। ये लड़की चुप, वरना इसका भेजा उड़ा दूंगा, आदमी ने कहा। वे दोनों ही नकाबपोश थे, पर तभी चारू ने कुछ ऐसा किया कि दीप भी देखता रह गया। उसने अपना एक पैर हवा में तेजी से घुमाया और सामने खड़े नकाबपोश के हाथ पर निशाना लगाया। नकाबपोश के हाथ में मौजूद रिवॉल्वर दूर जा गिरी। दीप ने भी बिना मौका गंवाए उस नकाबपोश को दबोच लिया। चारू ने दूसरे को पकड़ा, पर तभी दूसरे ने चाकू निकालकर चारू के गले पर चला दिया। चारू अवाक सी रह गई, उसकी आंखें बाहर आ गई। चारू! दीप की चीख निकल गई और गुंडे से हाथ की पकड़ कमजोर हो गई। दोनों नकाबपोश दुम दबाकर वहां से फरार हो गए। दीप ने चारू को अपनी बाहों में उठा लिया और गौरी काकी, सुंदर काका, माँ, वो चिल्लाता हुआ बाहर आया। चारू के गले से लगातार खून बह रहा था। सब लोग हड़बड़ाए हुए बाहर आए। वे सब चारू की ये हालत देखकर घबराए हुए थे। उसी वक्त दीप ने कार निकाली और चारू को जो सबसे नज़दीकी हॉस्पिटल था वहां ले गया। चारू बेहोश हो चुकी थी। डॉक्टर, इनको चाकू मारा गया है, प्लीज जल्दी कुछ कीजिए। दीप बहुत परेशान और डरा हुआ लग रहा था। डॉक्टर ने चारू को तुरंत एडमिट कर लिया। ये सब कैसे हुआ दीप? ज्योति घबरा कर बोली। ये सब उन दो चोरों ने किया है, वे शायद आज फिर आपको मारने आए थे या फिर चोरी करने, दीप बोला। ये सब कौन कर रहा है बेटा? ज्योति लगभग रोते हुए बोली। सुबह हो चुकी थी, दीप अब तक हॉस्पिटल में था, पर उसने जिद करके ज्योति को घर भेज दिया था। डॉक्टर बाहर आए। कैसी है वो? दीप बेहद परेशान होकर बोला। वो ठीक है, आप उनसे जाकर मिल सकते हैं। डॉक्टर के कहते ही दीप चारू के रूम में पहुंच गया, जहां चारू उठकर बैठ रही थी। ये आप क्या कर रही हो? नर्स ने चारू को टोका। दिखाई नहीं देता क्या? चारू के गले पर बैंडेज लगी हुई थी। वो थोड़ा मुश्किल से बोल पाई। लेकिन अभी आपको रेस्ट की ज़रूरत है, नर्स बोली। अभी मुझे वॉशरूम की ज़रूरत है, चारू ने कहा और वो खड़ी हो गई। तो नर्स सिलाकर उसे वॉशरूम ले गई। दीप चारू की बात सुनकर शायद आज पहली बार मुस्कुराया, जो अभी दरवाजे पर ही खड़ा था। कुछ ही देर में चारू आ गई। उसने दीप को घूर कर देखा। कैसी हो चारू? दीप ने पूछा। जिंदा हूँ, उसने कहा और बैठ गई। ये शुक्र है कि चाकू से सिर्फ इनके नेक की ऊपरी स्किन ही कटी, वरना मुश्किल था, नर्स बोली।
अगर मैं मर जाती ना तो मैं तेरे को छोड़ती नहीं, चारू धीरे बोल रही थी पर नाराज़गी से। पर मरने के बाद कैसे? दीप खुश लग रहा था। भूतों के बारे में नहीं सुना है क्या? भूत बन के आती। चारू बोली। चारू, दीप ने बहुत ही उदास लहजे में कहा। चारू ने उसकी ओर देखा। लगता है मैंने तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा दिया है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाता। दीप की आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। पता नहीं कौन, पर कोई है जो मेरी और मेरी माँ की जान के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। मुझे इसके बारे में भी तुम्हें बताना चाहिए था, शायद तुम फिर हाँ नहीं कहती इस झूठी शादी के लिए। दीप बोला तो चारू को वो बात याद आई जब धमाका ने चारू को ज्योति को मारने के लिए कहा था। वैसे मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। चारू बोली तो दीप मुस्कुराया। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कैसे है चारू? तुम्हें कोई असर नहीं पड़ता, तुम मरते मरते बची हो। जानती हो कितना खून बहा है तुम्हारा, फिर भी तुम मुझसे नाराज़ न होकर मेरी मदद की बात कर रही हो। दीप बोला। हाँ तो मैं कर सकती हूँ ना। नहीं, मैं इतना सेल्फिश नहीं हो सकता। अगर तुम कहो तो मैं मॉम को सारी सच्चाई बता देता हूँ कि मैंने तुमसे झूठी शादी की है, फिर तुम इन खतरों से निकल जाओगी। दीप ने इमोशनल होकर कहा। मेरे लिए अपनी मॉम का विश्वास तोड़ोगे? चारू हैरानी से बोली। किसी की जान से ज़्यादा कीमती नहीं माँ का विश्वास मेरे लिए, और वैसे भी वो तो मैं तोड़ ही चुका हूँ ना। दीप बोला। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। तुम मुझे जानते नहीं, मैं जो ठान लेती हूँ ना करके रहती हूँ। अगर मैं चाह लूँ उन गुंडों को पकड़ना तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। चारू बोली। क्या सच में? दीप ने पूछा। हाँ सच में, चारू बोली। तब तो तुम्हारा साथ मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। दीप बोला और उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। चारू पहले तो दीप को चौंक कर देखती रही, फिर बोली। मेरा साथ? हाँ, पर एक दोस्त के रूप में, और उसके बाद को भी किस्मत में लिखा होगा। दीप बोला तो चारू ने हाथ मिला लिया। दोनों के ही चेहरे पर मुस्कान थी। तो ऐसे शुरुआत हुई इस प्यारे से नोक झोंक वाले दोस्ती के रिश्ते की। और कहते हैं कि हर प्यार की शुरुआत भी दोस्ती से ही होती है। हेलो प्यारे व्यूअर्स, कहानी दिल है कि मानता नहीं को आपने ढेर सारा प्यार दिया, उसके लिए आप लोगों का दिल से ढेर सारा शुक्रिया। आप में से कुछ लोगों को कहानी में कुछ अधूरापन, खालीपन महसूस हुआ, इसलिए आप सबके अनुरोध पर हमने कहानी के एंड को थोड़ा चेंज किया है और अधूरेपन को भरने की कोशिश की है। पिछले भाग में आपने देखा कि चारू और दीप की दोस्ती की शुरुआत हो चुकी थी। इस भाग में आप एंजॉय करेंगे चारू और दीप के रिश्ते का, दोस्ती से प्यार तक का रोमांचक सफ़र। तो चलिए फिर देखते हैं क्या चल रहा है चारू और दीप की ज़िंदगी में। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद चारू लग पड़ी अपने अगले मिशन पर, यानी कि ये पता लगाने पर कि आखिर ज्योति जी की जान का दुश्मन है कौन। आखिर कौन है जो उनकी जान के पीछे यूं हाथ धोकर पड़ा है। आखिर चारों ने अपने दोस्त दीप की हेल्प करने का ठान जो लिया था। अब एक ही इंसान था जो ये गुत्थी सुलझाने में चारू की हेल्प कर सकता था, और वो था धमाका। इसलिए चारों ने धमाका को फ़ोन करके मीटिंग फिक्स की। धमाका, हे भगवान, ये लड़की भी ना मुझे यहाँ बुलाकर खुद पता नहीं कहाँ गायब है, और ऊपर से फ़ोन भी नहीं उठा रही। धमाका, जो पिछले आधे घंटे से एक कैफ़े में बैठा चारू का इंतज़ार कर रहा था। चारू को फ़ोन लगाते हुए वह तंग आकर बोला। आधे घंटे बाद चारू कैफ़े में आई और टेबल पर अपना बैग रखते हुए बैठने ही लगी थी कि धमाका बोल पड़ा। क्या हुआ, सब ठीक तो है? तूने मुझे यहाँ अचानक क्यों बुलाया? चारू, सांस तो लेने दे, बताती हूँ, सब बताती हूँ। चारू एक गहरी सांस लेते हुए। देख, मुझे तेरी हेल्प चाहिए। मैं जानना चाहती हूँ कि जब तूने मुझे दीप की माँ का मर्डर करने के लिए ऑफ़र दिया था, लेकिन तुझे मम्मी जी की सुपारी किसने दी? आखिर कौन है इसका मास्टरमाइंड? धमाका चौंकते हुए। पहले ये बता कि दीप की माँ तेरी मम्मी जी कब से हो गई? चारू चिढ़ते हुए। जब से दीप और मेरी दोस्ती हुई तब से। और तू क्या उल्टा मुझसे सवाल कर रहा है? पहले जो मैंने पूछा वो बता। धमाका, तेरी दोस्ती, और वो भी दीप से? देख चारू, तू भूल मत कि तू सिर्फ 6 महीने तक उसकी नकली बीवी का नाटक कर रही है, जिसके लिए हम दोनों ने पैसे लिए हैं, समझी? इसलिए बेहतर यही है कि जिस काम के पैसे लिए हैं बस चुपचाप उसी काम पर फोकस करे। ज़्यादा फालतू के लफड़े में मत पड़। ये बड़े लोग हैं चारू, तू इनसे दूर रहे। धमाका चारू को समझाते हुए बोला। चारू, जो अब तक चुपचाप धमाका का लेक्चर सुन रही थी, वह बोली। तू खाली पीली मेरा दिमाग मत सटका। देख, वो दीप बेचारा भला लड़का है, और उसकी माँ तो उससे भी अच्छी है, और वैसे भी दीप और मैं अच्छे दोस्त हैं।
बस इस नाते मैं उसकी थोड़ी हेल्प करना चाहती हूँ। चारू की बात सुनकर धमाका अपनी दोनों आंखें सिकोड़ते हुए बोला, कहीं ऐसा तो नहीं कि तू नकली बीवी की एक्टिंग करते करते उस दीप से सचमुच प्यार श्यार करने लगी। धमाका की बात सुन चारू उसके सिर पर तपली मारते हुए बोली, अबे ओ ढक्कन, ज़्यादा दिमाग न लगा अपना। प्यार, और वो भी मैं? हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, समझा ना? धमाका, वही मैं बोल रहा हूँ कि तू इन बड़े लोगों से दूर रहे। और वैसे भी ये दोस्ती वोस्ती प्यार व्यार जैसी चीज़ है, तेरे ऊपर सूट नहीं करती। चारू, क्या तूने बार बार बड़े बड़े लोग लगा रखा है? देख, तू मुझे मुद्दे से मत भटका, जल्दी जल्दी बोल, कौन मारना चाहता है दीप की माँ को? चल ठीक है, अगर मैं तुझे बता भी दूँ तो मेरा इसमें क्या फ़ायदा होगा? आखिर बदले में मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए कि नहीं? अब तो दीप तेरा दोस्त है लेकिन मेरा तो नहीं है। आखिरकार ये धमाका था जो हर काम अपने फ़ायदे के लिए करता था, फिर वह यहाँ कैसे चूक जाता? देख मेरे भाई धमाका, हर काम अपने फ़ायदे नुकसान के लिए नहीं कर सकते। कुछ काम लोगों की भलाई के लिए भी कर देने चाहिए। आखिर यह भी अपने नाम चारू थी, जिसको मस्का लगाकर अपना काम निकलवाना बड़े अच्छे से आता था। चारू ने मस्का लगा लगा कर धमाका से सारी सच्चाई उगलवा ही ली। अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से धमाका से सारे सबूत भी ले लिए। चारू ने जब सारी सच्चाई दीप को बताई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि ज्योति जी की जान का दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उसके खुद के मामा रंजीत और उनका बेटा शेखर था, जो प्रॉपर्टी के लालच में इतने अंधे हो गए थे कि अपनी ही बहन और भांजे को ठिकाने लगाना चाहते थे। दीप ने तुरंत उनके खिलाफ एक्शन लिया और सारे सबूतों के आधार पर उनके खिलाफ कोर्ट में केस किया। क्योंकि दीप बड़ा बिजनेसमैन था, इसलिए पुलिस ने रंजीत और शेखर को अरेस्ट करने में पल भर की भी देरी नहीं लगाई। इधर कोर्ट में सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए रंजीत और शेखर को अटेम्प्ट टू मर्डर की धाराओं के तहत 10 साल की सज़ा सुनाई गई। दीप, जो कि इस केस के चक्कर में खाना पीना तक भूल गया था, आज जाकर बड़ी चैन की नींद सोया था। चारू को खुशी थी कि आखिर अब उसके दोस्त दीप और माँ की तरह प्यार करने वाली ज्योति जी के सिर पर मंडरा रहा खतरा अब टल चुका था। जब चारू ने करवट बदली तो उसकी नज़र दीप के चेहरे पर टिक गई, जो सोते हुए किसी मासूम बच्चे की तरह लग रहा था। चारू का हाथ अपने आप ही दीप के चेहरे की तरफ बढ़ गया और उसने धीरे से दीप के चेहरे पर आ रहे बालों को पीछे किया। अचानक धमाका के कहे शब्द चारू के कानों में गूंजने लगे, कहीं तो उस दीप से प्यार श्यार तो नहीं कर बैठी? तुरंत चारू ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और करवट बदल ली। लेकिन हाथ पीछे खींच लेने से या करवट बदलकर मुंह फेर लेने से वह अपने मन में दीप के लिए उमड़ रहे जज्बातों से मुंह नहीं फेर सकती थी। दीप चारू के मन में धीरे धीरे अपनी जगह बना चुका था और ये बात चारू को काफ़ी बेचैन कर रही थी। उसके दिल में एक मीठा मीठा दर्द था जो उसे रह रहकर तड़पा रहा था। वह अब खुद में ही खोई रहने लगी थी। हर जगह उसे दीप ही दिखाई देने लगा था, हर पल बस उसी के बारे में सोचती रहती। हर समय उसकी कमी का एहसास होता रहता। अपनी ज़िंदगी में आए इस बदलाव को, इस नए एहसास को वो क्या नाम दे, उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। दीप के बिना उसे कुछ अच्छा नहीं लगता था। उस लड़के ने कब उसके दिल पर कब्जा कर लिया, ये चारों को खुद को भी पता नहीं चला। प्यार पर कभी किसी का बस चला है जो हमारी चारों का चलता? बेशक वह कितनी भी स्ट्रांग बनने की कोशिश कर ले, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं दीप के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर तो बन ही चुका था। चारों ने एक बार फिर करवट बदली और उसकी नज़र फिर से दीप के चेहरे पर टिक गई। वह दीप को एकटक निहारे जा रही थी और सोच रही थी, आखिर क्यों दीप, क्यों तुमने हॉस्पिटल में उस दिन दोस्ती का हाथ बढ़ाया? क्यों मेरी फिक्र करते हो, मेरी हर छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखते हो? क्यों मैं तुम्हारी तरफ खिंची जा रही हूँ? आखिर ये दिल क्यों नहीं समझता कि मैं बस यहाँ तुम्हारी बीवी का नाटक, हाँ नाटक ही तो करने आई हूँ? सोचते हुए चारू की आंखों से आंसू लुढ़ककर उसके गालों पर बहने लगे। चारू ने कसकर आंखें बंद की और सारे विचार झटक कर सोने की कोशिश करने लगी। धीरे धीरे कब उसकी आंख लगी उसे पता ही नहीं चला। सुबह उसकी आंख देर से खुली। जब तक वह उठी दीप नाश्ता करके ऑफिस जा चुका था और ज्योति जी हॉल में बैठी थी। चारू भी नीचे जाकर ज्योति जी के पास बैठ गई। जिंदगी फिर से अपने ढर्रे पर चलने लगी थी। अब चारू और ज्योति जी की भी काफ़ी पटने लगी थी। अब वापस से सब कुछ सामान्य होने लगा। लेकिन कोई था जो असामान्य था, कोई था जो धीरे धीरे बदल रहा था,
कोई था जो वापस फिर से धीरे धीरे जिंदगी की तरफ लौट रहा था, और वह था दीप। वो कहते हैं ना कि संगत का असर ज़रूर पड़ता है। हमारी नटखट चारू की चंचलता और बदमाशियों ने, उसकी दोस्ती ने दीप को वापस जिंदगी की तरफ लौटने पर मजबूर कर ही दिया। आखिर अपनी चारू थी ही ऐसी जो रोते हुए को भी हंसा दे। धीरे धीरे दीप भी पहले की तरह हंसने बोलने लगा, अपनी जिंदगी खुलकर जीने लगा। यानी कि जो हाल चारू का था, दूसरी तरफ कुछ ऐसा ही हाल दीप का भी था। चारू दीप से प्यार करने लगी थी, इसलिए बेचैन थी। लेकिन दीप को तो अपने प्यार का एहसास भी नहीं था। वो जब भी उसे अपने आसपास देखता तो उसके दिल में कसक सी उठती, चारू के पास जाने की, उसे छूने की, उसे प्यार से गले लगाने की। लेकिन वह इसका कारण समझ पाने में सफल नहीं हो रहा था। एक सुबह सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे कि तभी अचानक से ज्योति जी मुस्कुराते हुए दीप से बोली, दीप, तुम्हें याद है ना कि आज हम लोगों को सुनीता की बेटी का मैरिज फंक्शन अटेंड करने के लिए जाना है। दीप मुस्कुराकर ज्योति जी को देखते हुए, हाँ हाँ माँ, मुझे अच्छे से याद है, भला आपकी इकलौती सहेली की बेटी की शादी है। ज्योति जी हंसते हुए सबकी तरफ देखकर, ठीक है, सब लोग जल्दी से ब्रेकफास्ट करो, इसके बाद हम लोग सीधे रिजॉर्ट के लिए निकल जाएंगे, ताकि वो लोग हमारे देर से पहुंचने पर नाराज ना हो सकें। उनकी बात सुनकर चारू और दीप दोनों हाँ में अपनी गर्दन हिला देते हैं और जल्दी से अपना अपना ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। ज्योति जी चारू की तरफ देखते हुए बोलती हैं, चारू बेटा, तुम मेरे और गौरी के साथ ही चलना, क्योंकि दीप तो ऑफिस के बाद ही आएगा। उनकी बात सुनकर चारू ने भी हाँ में सिर हिला दिया। दीप चुपचाप बैठा ये सब सुन रहा था और फिर एकदम से बोला, नहीं माँ, चारू मेरे साथ ही आएगी, क्योंकि आप तो यहाँ रहोगे नहीं और मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मैं कैसे मैनेज कर पाऊँगा। चारू ने एकदम से चौंक कर उसकी तरफ देखा। ज्योति जी उसकी तरफ मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है बेटा, तो तुम दोनों साथ ही आ जाना, मैं और गौरी अभी निकल जाते हैं। शाम को जब दीप ऑफिस से वापस आया तो ऊपर जाते हुए अचानक ही उसकी नज़र ज़मीन पर पड़े एक झुमके पर पड़ी। उसे देखकर पहले तो वह ऊपर जाने लगा, मगर फिर रुककर झुमके को ध्यान से देखने लगा। ऐसे झुमके तो चारू को पहने हुए देखे हैं। ये लड़की भी ना खुद को गिरती ही रहती है, साथ ही अपनी चीज़ें भी नहीं संभाल सकती। पता नहीं क्या होगा इसका। उसने वो झुमका उठाया और अपने कोट की जेब में रख दिया और सीढ़ियाँ चढ़ गया। ऊपर पहुंचकर उसने जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला तो चारू को देखकर उसके कदम वहीं ठिठक गए। चारू बेहद खूबसूरत लग रही थी ब्लैक कलर की साड़ी में, जिस पर सिल्वर कलर के धागों से किनारे पर पतली पतली कढ़ाई की गई थी। उसने सिल्वर कलर का कट स्लीव्स ब्लाउज पहना था। तुम्हारा दूसरा झुमका कहाँ है? दीप ने कहा। क्या दूसरा झुमका? चारू हैरानी से अपने कानों को छूते हुए बोली। छूकर उसे पता चला कि उसके कान में झुमका नहीं है। अरे ये कहाँ चला गया? अभी थोड़े समय पहले ही तो मैंने पहना था। कब और कहाँ गिर गया मुझे पता ही नहीं चला। अभी तो ये सेट नया ही था, आज दूसरी बार ही तो पहना था, पता नहीं किधर गया। चारू रोनी सूरत बनाकर बोली। दीप उसकी इस हालत के मज़े लेते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहा था। शायद बाहर या नीचे कहीं गिरा होगा, मैं ढूंढ कर आती हूँ, शायद मिल जाए। वह जल्दी से बाहर जाने लगी। दीप तो अपलक निहारता ही रह गया। चेहरे पर हल्का सा मेकअप और बड़ी बड़ी आंखों में काजल और आईलाइनर जो उसकी आंखों को और कातिलाना बना रहे थे। होठों पर लाइट पिंक शेड की लिपस्टिक चारू की खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। उसने पहले बाल खुले रखे हुए थे। दीप तो उसे देखकर बेखुद सा हो गया। वह धीरे धीरे उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा। चारों ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके कदमों की आहट पर जैसे ही उसने नजरें घुमाई तो दीप की गहरी नज़रों को देखकर उसका दिल तेजी से धड़क उठा। दीप ने पास आकर उसके कानों की तरफ देखा तो उसके एक कान में झुमका नहीं था, और जो झुमका उसे नीचे मिला था उसके साथ का दूसरा झुमका उसके कान में था। उसके अपने इतने पास आने से चारू हड़बड़ाकर वहां से अलग हटने लगी। एक मिनट रुको, दीप उसे रोकते हुए बोला। जरा यहाँ आओ। चारू हैरानी से उसे देखती हुई उसके पास आ गई। रुको। चारू जहाँ थी वहीं रुककर दीप को देखने लगी तो दीप उठकर उसके पास आया और जेब से वो झुमका निकाल कर उसे दिखाकर बोला, यही है ना, नीचे सीढ़ियों के पास पड़ा हुआ मिला मुझे। चारू कुछ बोल नहीं पाई, बस चुपचाप उसे देखती रही। दीप उसके पास आकर खुद उसके कान में झुमका पहनाने लगा। दीप के इतना पास आने से चारू का दिल तेजी से धड़कने लगा। सांसें थम गई। वो अपनी सांसों को रोककर दिल थाम कर खड़ी रही। उसे झुमका पहनाकर दीप बोला, तुम्हारी हर चीज़ मेरे लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि तुम। चारू एक टक दीप को देखती रह गई। दीप की आंखों में उसके लिए प्यार भी था और उसके लिए एक फिक्र भी। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे।
फिर चारू को जैसे ही होश आया तो वह बाहर भाग गई। उसके जाने के बाद दीप खुद में ही बड़बड़ाने लगा। ये तुझे क्या हो गया है दीप? ये तेरे साथ क्या हो रहा है? क्यों ये दिल उसकी तरफ खिंचा चला जा रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने दिल से हार रहा हूँ। ये लड़की मुझे अपनी तरफ खींच रही है। क्यों मेरा दिल नहीं समझ पा रहा कि यह रिश्ता सिर्फ एक नाटक है? दीप इन्हीं सब बातों में उलझा था कि उसे शादी में जाना है। याद आया तो वो अपना सर झटकते हुए घर से बाहर गाड़ी के पास आया, जहाँ चारू पहले से ही गाड़ी में बैठी हुई थी। इधर चारू भी कुछ ऐसी ही सोच में गुम थी। है कहना जी, ये आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं? मैं जिन एहसासों को दबाना चाहती हूँ, आप उन्हें फिर से हवा दे रहे हैं। मैं जानती हूँ दीप और मेरा रिश्ता एक नाटक है। मुझे दीप के नज़दीक जाने से रोकना होगा, मगर ना जाने क्यों जब वो मेरे पास होता है तो दिल तेजी से धड़कने लगता है, सांसें थम सी जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे मेरा दिल उसके सामने हार रहा है। दीप जैसे ही गाड़ी में आकर बैठा, चारू भी अपने ख्यालों से बाहर निकल आई और मुंह घुमाकर बाहर देखने लगी। इसके बाद दोनों ही एक दूसरे से नजरें मिलाने से कतराते रहे और पूरे रास्ते दोनों ने ही कोई बात नहीं की। दीप ने जैसे ही वेन्यू पर पहुंचकर गाड़ी रोकी, चारों तुरंत ही उतरकर अंदर चली गई। सब लोग शादी से वापस आए और इस रात थकी होने के कारण चारू ज्योति जी के पास ही सोई। लेकिन इधर दीप की आंखों से नींद गायब थी। इससे पहले वह कभी इतना बेचैन नहीं हुआ था। अवनी, जिससे वह प्यार करता था, उससे बिछड़ने के बाद भी, मगर चारों से कोई रिश्ता ना होने के बाद भी वो उसके दिलो दिमाग पर कब्जा जमाए हुई थी। न जाने उसमें ऐसी क्या बात थी जो दीप को इस कदर बेचैन कर रही थी। इधर अगले दिन चारू ने ज्योति और दीप से अपने घर जाने की इच्छा जताई। चारू ड्राइवर के साथ अपने घर गई। आखिर वह जानती थी कि उसकी माँ और भाई दोनों उसकी इस हरकत से नाराज हैं, लेकिन उसे यकीन था जब वह सच बताएगी और दीप को लेकर अपनी फीलिंग्स उनसे शेयर करेगी तो राखी और जय उसकी बात ज़रूर समझेंगे। चारू ने जैसे ही घर में कदम रखा, वो पीछे से राखी को हग करते हुए उनसे लिपट गई। राखी, तो आ गई तुझे अपनी गरीब माँ और भाई की याद? क्या हुआ, अब तुझे वो महल रास नहीं आ रहा जो वापस इस गरीब खाने में चली आई? राखी ने बिना पलटे ही कहा। चारू ने राखी को पलटा और मासूम सा फेस बनाकर अपने दोनों हाथों से दोनों कान पकड़कर सॉरी बोलने लगी। उसकी ये हरकत देखकर राखी और जय दोनों की आंखें झलझल आई, लेकिन दोनों ने ही अपने आप को मजबूत बनाए रखा। लेकिन अपनी चारू भी एक नंबर की नौटंकीबाज थी। जब सॉरी से काम नहीं चला तो अप डाउन लगाने लगी। उसकी ये नौटंकी देखकर राखी और जय की हंसी छूट गई और झट से राखी ने अपनी नौटंकीबाज बेटी को गले से लगा लिया। फिर चारू ने राखी और जय को पूरी कथा सुनाई कि कैसे और क्यों उसने इस नाटक के लिए हामी भरी और फिर किस तरह उसकी दीप से दोस्ती हुई, कैसे उसने ज्योति और दीप के दुश्मनों को सजा दिलवाई और अब वो दीप के लिए क्या महसूस करने लगी है। राखी और जय चारू से नाराज तो थे, पर उन्हें खुशी थी कि कम से कम चारू ने बिना किसी लालच के दीप की हेल्प की। सब बताकर चारू के दिल का बड़ा बोझ हल्का हुआ। मन ही मन सोचने लगी, चलो अच्छा है माँ और जय ने मेरी बात समझी तो सही। और फिर अभी तो मैं हफ्ता भर रहने वाली हूँ। हफ्ते भर में तो इन लोगों की नाराज़गी भी ख़त्म हो जाएगी। इधर दीप अपनी इस बेचैनी का कारण समझ नहीं पा रहा था। पता तो उसे तब चला जब एक रात वह पानी लेने किचन तक गया। तब उसने ज्योति और गौरी की बातें सुनी। ज्योति, चारू जब से गई है तब से घर में उदासी सी छाए रहती है। अभी तो उसे गए 3 दिन ही हुए हैं, लगता है जैसे कितना वक्त हो गया। हर पल ऐसा लगता है जैसे अभी आएगी और बोलेगी, मम्मी आप ऐसे क्यों बैठी हैं, चलिए मेरे साथ बातें कीजिए। ज्योति जी की बात सुनकर गौरी बोली, बात तो आपकी एकदम सही है बहन जी। इस घर में आने के बाद चारू पहली बार कहीं गई है। इस घर को और हमें उसकी आदत हो गई है, इसलिए उसके बिना घर सूना हो गया है और उसका जाना जब हमें इतना बुरा लग रहा है तो दीप के बारे में सोचो, उसकी तो पत्नी है। जब से वह गई है वो कितना उदास और खोया सा रहने लगा है। ज्योति जी, हाँ ये तो मैंने भी नोटिस किया है। दीप एकदम से शांत हो गया है, लगता है उसे चारू से प्यार हो ही गया, लेकिन वह अभी भी समझ नहीं पा रहा है। उसे चारू की गैर मौजूदगी बेचैन कर रही है। जब से वह गई है तब से हर वक्त उसके चेहरे पर उदासी रहती है। ना ठीक से खाना ना सोना, बस किसी तरह वह समझ जाए और चारू से अपने मन की बात कह दे तो फिर दोनों के बीच सब ठीक हो जाएगा। गौरी, वैसे बहन जी आपको कैसे पता लगा कि दीप बाबा ने चारू के साथ मिलकर ये शादी का नाटक किया? ज्योति जी मुस्कुराते हुए,
माँ हूँ उसकी, मैंने तो उनका ये झूठ पहले ही दिन पकड़ लिया था। पहले ही दिन में समझ गई थी कि दीप ने मेरी खातिर ये नाटक रचा है। आखिर है तो मेरा ही बेटा ना। जैसे मैंने अपने बेटे को अवनी की मौत के बाद वापस खुश देखने के लिए बीमारी का नाटक किया और डॉक्टर से झूठ बुलवाया कि मैं बस 6 महीने की मेहमान हूँ, वैसे ही उसने भी मेरी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए नाटक किया। गौरी: लेकिन बहन जी, क्या आपको यकीन था कि 6 महीने में सब ठीक हो जाएगा? ज्योति जी: पहले तो इतना यकीन नहीं था, लेकिन जब पहली बार मैंने चारू को देखा तो मुझे पूरा विश्वास हो गया था कि मेरे कान्हा ने एकदम सही लड़की मेरे दीप की जिंदगी में भेजी है। चारू को देखते ही मुझे विश्वास हो गया था कि ये लड़की मेरे बेटे को जिंदगी की तरफ वापस लौटने पर मजबूर कर देगी। और देखो, हुआ भी यही। उनकी बातें जब दीप के कानों में पड़ी तो उसकी आंखों से झरझर आंसू बह निकले। आज वह सच्चाई से रूबरू हुआ था। इसी उधेड़बुन में उसे जब रात भर नींद नहीं आई तो वह कमरे में इधर उधर चक्कर लगाने लगा और सोचने लगा कि क्या सच में मुझे चारू से प्यार हो गया है। इन्हीं सब में उलझे कब सुबह हो गई उसे पता ही नहीं चला। चिड़ियों की चहचहाहट से उसकी तंद्रा टूटी तो उसे सवेरा होने का एहसास हुआ। तैयार होकर नाश्ता करने के बाद दीप ऑफिस के लिए निकल गया। रात को जब दीप वापस आया तो ज्योति जी अकेली ही बैठी हुई दिखाई दी। तो वह उनके पास जाकर बैठ गया और पूछा, क्या बात है मम्मी जी, आज आप उदास लग रही हैं? ज्योति जी: चारू के बिना घर एकदम सूना हो गया है और जब से वह गई है जरा भी मन नहीं लग रहा। और मैं ही क्यों, उदास तो तुम भी हो ना उसके जाने से। उनकी बातें सुनकर दीप उनकी गोद में सर रखकर लेट गया और बोला, मम्मी एक बात पूछूं आपसे? ज्योति जी उसके बालों में हाथ घुमाने लगी और बोली, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? मम्मी, हमें किसी से प्यार हो गया है, इस बात का पता हम कैसे कर सकते हैं? तुम्हें प्यार है, पता चलाने की ज़रूरत क्या है? दिल को अपने आप ही पता चल जाता है। पर कैसे माँ, जब ये दिल बिना वजह बेचैन रहने लगे, रातों को नींद ना आए, हर पल किसी का ख्याल रहे, किसी का मासूम सा चेहरा आंखों के रास्ते दिल में उतर जाए, किसी एक में ही सारी दुनिया समा जाए और हर समय उसके आसपास रहने का दिल चाहे, उसे देखे बिना बहुत बेचैनी होने लगे, तो इसका एक ही मतलब है कि तुम्हें प्यार हो गया है। लेकिन तुम आज ये सब क्यों पूछ रहे हो? मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था, जानना चाहता था, असल में प्यार होता क्या है? ज्योति जी उसका सर सहलाते हुए बोली, बहुत खूबसूरत जज्बा है ये प्यार। जब हमें किसी से प्यार हो जाता है तो सब कुछ बदला हुआ सा लगता है। ये दुनिया नई सी लगने लगती है, हर चीज़ खूबसूरत लगने लगती है। ये दिल हर पल बस उसी का साथ चाहता है जो दिल में बस जाता है। मुझे आज भी अच्छे से याद है जब मुझे तुम्हारे पापा से मिलकर पहली नज़र में ही प्यार हुआ था। और देखो, आज शादी के 26 साल बाद भी वो प्यार ऐसा ही है, उसमें कोई कमी नहीं आई है, बल्कि आज हमारा प्यार और भी गहरा हो गया है। बेशक तुम्हारे पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन हमारा प्यार आज भी जिंदा है। कुछ देर बाद वह उठकर अपने कमरे में गया। आज उसे अपने सभी सवालों के जवाब मिल चुके थे। वह जान चुका था कि ये उसे चारू से प्यार हो गया है। यह बात अगले दिन ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठते हुए दीप बोला, माँ, इस घर में जो भी नाटक चल रहे थे अब उन्हें बंद करने का वक्त आ गया है। मैंने परसों रात आपकी और गौरी आंटी की सारी बातें सुन ली थी। उसके मुंह से यह सुन ज्योति जी और गौरी सकपका गए। लेकिन तभी दीप अपनी चेयर से उठकर ज्योति जी के पास आया और उनका हाथ थामकर बोला, आप एक माँ हो, आपने तो अपने बेटे की खुशी के लिए बीमारी का नाटक किया, लेकिन मुझे कोई हक नहीं बनता था कि मैं शादी जैसे पवित्र रिश्ते का मजाक बनाऊं। मुझे माफ़ कर दो माँ। ज्योति जी, गलती तो तुमने की है और इसकी सज़ा भी तुम दोनों को मिलेगी। और तुम दोनों की सज़ा ये है कि अपना अपना प्यार कबूल करके तुम दोनों सच में शादी जैसे पवित्र बंधन में बन जाओ, हमेशा हमेशा के लिए। ज्योति जी अपनी चेयर से खड़ी हुई और दीप के कान खींचते हुए बोली, सब जानती हूँ मैं कब से तुम दोनों की ये साइलेंट मोहब्बत चल रही है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो लेकिन इजहार करने से घबराते हो। इस वक्त दोनों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और ज्योति जी ने झट से दीप को गले लगा लिया। फिर कुछ देर बाद दीप को अलग करके अपने और दीप के आंसू पहुँचते हुए बोली, ड्राइवर को बोल गाड़ी निकालने के लिए, आज ही जाऊंगी उस झल्ली के घर शगुन लेकर। और जब ज्योति जी शगुन लेकर चारू के घर पहुंची
जो चारू सहित राखी और जेबी उन्हें देखकर हैरान रह गए। और इससे भी ज़्यादा हैरानी तो तब हुई जब उन्होंने राखी जी से दीप के लिए चारू का हाथ मांगा। सबकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था और चारू तो जैसे सातवें आसमान पर उड़ रही थी। वहीं दीप का भी हाल कुछ ऐसा ही था। 15 दिन बाद शादी का मुहूर्त भी आ गया। अरोरा हाउस को दुल्हन की तरह सजाया हो गया था। हर तरफ खुशियों की बरसात हो रही थी। ज्योति जी के तो आज पांव ही जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उनके लाडले बेटे ने उनके मन की मुराद जो पूरी कर दी थी। लाल रंग के लहंगे में सजी चारू का रूप ऐसा निखरा हुआ था जैसे आसमान से कोई परी धरती पर उतर आई है। जो एक बार देखे वो देखता ही रह जाए। हर कोई उसके रूप की प्रशंसा कर रहा था। सब मेहमान दोनों को साथ देखकर बहुत खुश थे। उनकी जोड़ी की भी तारीफ कर रहे थे। पूरे रीति रिवाज और विधि विधान के साथ दीप और चारू की शादी संपन्न हुई। कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर शुरू हुए इस रिश्ते को, जो कि पहले दोस्ती में बदला और फिर प्यार में, आज इस रिश्ते को एक नाम, एक पहचान, एक इज्जत और अस्तित्व मिल चुका था। आज दो प्यार करने वाले लोग एक हो गए थे।